Yes, good evening to all of you friends. We start the class at 9 p.m. Few more seconds to go. Five more seconds. All right, friends. So now it is 9 p.m. We start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? देख सकते हैं, सुन सकते हैं. 2 फर्स्ट में वोट करें. अंकित सैनी, प्रभात, अर्जुन, अमर, अब्दुल, मुक्ता, ऋषि एंड अदर्स. द आंसर इज यस. 3% लोग बोल रहे नहीं देख सकते. कीबोर्ड पे कंट्रोलर या कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करिए. क्रोम ब्राउजर यूज करो, ऐड ऑन डिसेबल करो, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो. मोबाइल से देख रहे हैं, मेक श्योर इंटरनेट की स्पीड सही हो, देन इट शुड वर्क. क्लास में जो भी डाउट है नोट पेन से लिख दो. क्लास खत्म होने के बाद गूगल फॉर्म से पूछ लीजिए. लिंक चैट बॉक्स के अंदर फर्स्ट लिंक है और फिर बुधवार को हम उसके जवाब अपलोड करते हैं. तो इकोनॉमी के नाम पर हम लोग देख रहे थे बजट टैक्सेशन, और उसमें भी हम लास्ट वाले सेगमेंट में डेफिसिट वगैरह, डेफिसिट के अलग अलग टाइप्स कल रात देख लिए. एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, डेबिट रिकार्डो का इक्विवेलेंस, क्लाउडिंग आउट इफेक्ट, रेटिंग डाउन रेट, काउंटर साइक्लिक फिजिकल पॉलिसी, ये सब देखा था. आज कुछ और छोटे छोटे टॉपिक करने हैं. फिजिकल स्टिमुलस क्या होता है, ऑस्टेरिटी मेजर्स क्या होते हैं, एफआरबीएम है क्या, फिजिकल काउंसिल क्या, बजट रिसोर्स, बजट बनाने की प्रोसेस क्या वगैरह, एक एक करके देखते हैं. अभी एनसीईआरटी से कुछ थियरी के कंसेप्ट समझेंगे, बजट मल्टीप्लायर वगैरह. तो नोटें लेके बैठना, क्योंकि वो एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी, ऐसी सब लिंक बनती है. हमने आगे भी देखा था कि अगर गवर्नमेंट किसी चीज पर टैक्स बढ़ा देती है, मान लो जीएसटी गेमिंग इंडस्ट्री पे पहले 18% लगता हो, बढ़ा के मान लो कर दिया जाए 28, तो जनता मोबाइल गेमिंग एप्स कम डाउनलोड करेगी, लोग ये हाई एंड पीसी गेमिंग सर्वर कम खरीदेंगे. तो ऐसे सर्वर कम चलाए जाएंगे गेमिंग कंपनियों द्वारा ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स के लिए. तो फिर जो भी ऐसी सर्वर के चिप्स मदरबोर्ड मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियां हैं, वो उसका प्रोडक्शन कम कर देगी. फिर तो हर जगह पर प्रोडक्शन कम हो रहा है, यानी कि टैक्स जैसे जैसे बढ़ाया जाता है, इकोनॉमिक आउटपुट यानी कि जीडीपी कम होता है. इस कारण से टैक्स मल्टीप्लायर इज अ नेगेटिव मल्टीप्लायर. वो जितना ऊपर जाता है तो जीडीपी को वो नुकसान करता है. तो असल में सरकार ने क्या करना चाहिए, टैक्स में कटौती करनी चाहिए. गवर्नमेंट शुड रिड्यूस द टैक्सेस, खासकर इनकम टैक्स. उसके अंदर ये बोल दिया जाए 12 लाख तक तुमको कोई इनकम टैक्स नहीं भरना. तो आपके पास डिस्पोजेबल इनकम, मतलब इनकम टैक्स भरने के बाद जो रकम बचती थी, वो पहले से ज्यादा बचेगी, क्योंकि अब 60,000 का तो रिबेट मिल गया, तो आपके पास 60,000 पहले से ज्यादा बच गया. वो मामला क्या था, इनकम टैक्स लेक्चर याद करो. तो अगर गवर्नमेंट चाहती है जनता के पास खर्चा करने के लिए पैसा ज्यादा बचे, जिसको हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम, तो गवर्नमेंट ने टैक्सेस के अंदर कटौती करनी चाहिए, खासकर इनकम टैक्स के अंदर कटौती करनी चाहिए. ये एक बात है. मान लीजिए आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है कि पहले सपोज वो थी 10 लाख, क्योंकि इनकम टैक्स भरना पड़ता था, अभी हो गई 12 लाख क्योंकि आपका इनकम टैक्स माफ कर दिया. मतलब इनकम टैक्स पहले भी आप 12 लाख इनकम में से आपके पास 10 लाख ही बचते थे, क्योंकि 2 लाख आप इनकम टैक्स भरते थे, लेकिन अब आपको बचत हो गई, आपके पास सारे 12 लाख. तो जब आपकी डिस्पोजेबल इनकम में चेंज आता है, उस हिसाब से आपकी शॉपिंग हैबिट में कितना चेंज आता है, उसको हम कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. नॉर्मली जैसे जैसे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है, उस हिसाब से आपका कंजम्पशन या शॉपिंग हैबिट्स बढ़ती है. और एक इस पे निर्भर है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की टैक्सेस क्या चल रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.8 है, इसका मतलब ऐसा होगा कि अगर पहले से 100 रुपये आपके पास ज्यादा स्पेयर हो जाते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स कम कर दिया, तो वो 100 में से 0.8 है, यानी 80% या 80 रुपये आप स्पेंड करेंगे और 20 रुपीज आप सेव करेंगे. अब इन सबको आगे लिंक करना पड़ेगा जीडीपी के साथ. देखिए जीडीपी, जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन अ सिंगल ईयर.
एक साल में भारत में जितने गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन हो उसका फाइनल मार्केट वैल्यू निकालो, दैट इज जीडीपी। जीडीपी के बारे में डिटेल में हम लोग पिलर 4D में समझेंगे, लेकिन अभी बजट मल्टीप्लायर के साथ इसको मुझे समझाना है। तो अभी के लिए हम उसकी फॉर्मूला देख लेते हैं कि जीडीपी का मतलब है, ठीक है, सब पैदा हुआ तो उसकी क्या फॉर्मूला है। कंजम्पशन मतलब सी, जो मैं और आप खरीदी शॉपिंग करें। इन्वेस्टमेंट माने आए, जो बिजनेसमैन करे। सरकार खुद से जो खर्चा करे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एक्स फॉर एक्सपोर्ट माइनस एम फॉर इम्पोर्ट, ऐसी इसकी फॉर्मूला। ये ऐसी क्यों है, आराम से हम लोग पिलर 4 में समझेंगे। अभी के लिए बस अंदाजा लगा दो कि हाँ कुछ तो है। खासकर हमें फोकस करना है कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की, ये सब बढ़ते हैं तो जीडीपी बढ़ता है। तो आप समझो, आप ज्यादा शॉपिंग करोगे कपड़ों की, तो कपड़ों का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमका जीडीपी बढ़ गया। और उस हिसाब से जो भी फार्मर्स कॉटन यानी कपास उगाते हैं, जो वर्कर्स टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम करते हैं, उन सबको भी काम मिलेगा, वो भी पैसे कमाएंगे। तो पूरे देश की नेशनल इनकम भी बढ़ेगी। ऑफकोर्स नेशनल इनकम की फॉर्मूला और चेन अलग है, कॉम्प्लेक्स है, पर अभी भी हम उसमें नहीं जाएंगे, पिलर 4 में जाएंगे। अभी मुझे बजट मल्टीप्लायर के साथ इसको समझाना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कंजम्पशन बढ़ता है तो प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है तो जीडीपी बढ़ता है, जीडीपी बढ़ता है नेशनल इनकम बढ़ती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपने शॉपिंग ज्यादा किया, तो टेक्सटाइल फैक्ट्री के अंदर ज्यादा वर्कर को काम मिला। उन सब वर्कर ने मिलके विमल गुटखा खाई, तो तंबाकू उगाने वाले फार्मर्स को और पैसा मिला। उन लोगों ने जाके उससे एक ट्रैक्टर खरीदा, बाइक खरीदा, तो बाइक की फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को ज्यादा पैसा मिला। तो फिर उन्होंने अपने बच्चों को पैसा दिया, तुम जाके ड्रेस खरीदो। उन्होंने ड्रेस खरीदे तो वापस टेक्सटाइल मजदूरों ने गुटखा खाया, करके समझो ये तो एक्सपांड होते रहेगा। यानी जब भी आप शॉपिंग करते हैं तो उसकी मल्टीप्लायर इफेक्ट होती है। मतलब आप ये सोच रहे हैं मैंने 100 रुपए का शॉपिंग किया तो सामने 100 रुपए का जीडीपी बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। वो हो सकता है 150 रुपए 200 रुपए का जीडीपी बढ़ जाए, क्योंकि उसके चलते बहुत सारे और लोगों को काम मिला है जो और शॉपिंग करते हैं, तो और प्रोडक्शन बढ़ता है। तो कंजम्पशन की मल्टीप्लायर इफेक्ट जीडीपी पर होती है। अब एक चीज होती है ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। मतलब आपको पसंद हो कि नहीं हो, जब मार के आपको खरीदना पड़ेगा, चाहे फूड है, शेल्टर है, दवाइयाँ हैं। तो दैट इज ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर। कि रिस्पेक्टिव आप अमीर है गरीब है, आपको मिनिमम कुछ तो ये स्पेंड करना ही पड़ेगा फूड शेल्टर मेडिसिन पे। तो प्रश्न ये है कि ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर क्या, वो ऐसा कि आपकी ऑटोनॉमस स्पेंडिंग में कितना बदलाव आता है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं मकान में रहना है, अब आपके पास कम पैसे हैं, आप 5,000 के रेंट वाले छोटे मकान में रहेंगे। अभी शाहरुख खान के पास बहुत पैसा है, वो कुछ 25 लाख रुपए का रेंट के मकान में रहता है, क्योंकि उसके ओरिजिनल मकान का रिनोवेशन हो रहा है। तो ऑटोनोमस स्पेंडिंग वो भी कर रहा है कि मेरे को रहना पड़ेगा किराए के मकान में, बट उसका स्वाभाविक है वो ज्यादा होगा क्योंकि वो ज्यादा पैसे वाला है। तो आपके ऑटोनोमस स्पेंडिंग के अंदर इतना फर्क आता है। और उसके चलते जो भी जीडीपी है या आउटपुट है या नेशनल इनकम है, उसमें कितना कम ज्यादा होता है, उसके साथ जुड़ा कंसेप्ट है ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। इसको हम और डिटेल में नहीं समझेंगे, वरना माइक्रो इकोनॉमिक्स के ग्राफ देखने पड़े। लेकिन एनसीईआरटी में दिया तो मैंने छोटा आपको अंदाज दिया कि ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर क्या होता है, कि वेदर यू लाइक इट और नॉट, व्हाटएवर इज योर इनकम, यू हैव टू स्पेंड सम मनी ऑन दिस थिंग्स। आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर क्या होगा, कि सरकार ने नया हाईवे बनाया, तो उस हिसाब से स्टील सीमेंट फैक्ट्री को काम मिला, वहाँ के मजदूरों को सैलरी मिला, उन्होंने कुछ और शॉपिंग किया, तो पूरे जीडीपी में बहुत मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। तो चेंज इन दी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और उसके चलते जीडीपी नेशनल इनकम आउटपुट, उसमें कितना बदलाव होता है, उसका जो हम निकाले दैट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर सफिशिएंट टू से कि अच्छा सरकार ज्यादा पैसा खर्च करेगी तो जीडीपी में बढ़ोतरी होगी। अब आगे बढ़ते हैं। हमेशा चादर दे के पैर फैलाने चाहिए। तो सरकार को भी क्या करना चाहिए कि उसकी जितनी इनकम है, मान लो 25, तो खर्चे भी उतने ही करने चाहिए। कितने? 25, जिसको हम कहें बैलेंस्ड बजट। बैलेंस बजट। अब सरकार अगर ये सोचे कि हमें बैलेंस बजट रखना है,
और हमें 20 रुपए की इनकम आ रही है टैक्स वगैरह में, तो हम 20 रुपए का हाईवे बनाएँगे। बट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, हमें 25 रुपए का हाईवे बनाना है, ज़्यादा लंबा हाईवे बनाना है। तो आप जानते हैं एक तो वो फिस्कल डेफिसिट कर ले, पैसा उधारी में ले ले। लेकिन अगर सरकार बजट को बैलेंस रखना चाहती है, बिल्कुल ही बोरो नहीं करना चाहती है, तो गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए? इफ दे वांट टू स्पेंड 25 रुपीज़, देन दे मस्ट इंश्योर कि टैक्स भी 25 कलेक्ट होना चाहिए। मान लो अभी 20 कलेक्ट हो रहा है, तो क्या करना पड़े? सरकार ने टैक्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर बजट को बैलेंस रखना है और फिर भी सरकार को खर्चे बढ़ाने, एक्सपेंडिचर बढ़ाने हैं, देन अल्टीमेटली गवर्नमेंट विल हैव टू इंक्रीज द टैक्सेस। ये बात दिमाग में उतारी आएगी 10 सेकंड, क्योंकि इसके बाद ये और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो मान लीजिए गवर्नमेंट की इनकम थी 20, और इच्छा हो गई कि हमें 25 रुपए का हाईवे बनाना है, यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना है, तो स्वाभाविक है उसे हाईवे नया बनेगा, स्टील सीमेंट फैक्ट्री को काम मिलेगा, तो जीडीपी में बढ़ोतरी होगी, करेक्ट। और गवर्नमेंट चाहती है कि हमें बजट को बैलेंस रखना है, तो अगर 25 का हाईवे बनाना है बट इनकम इज ओनली 20, तो गवर्नमेंट ने क्या करना पड़ेगा? प्लस 5 रुपए एक्स्ट्रा मोबिलाइज करने के लिए इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो फिर कंजम्पशन कम हो जाएगा, क्योंकि हमने आगे ही देख लिया टैक्स मल्टीप्लायर इज नेगेटिव मल्टीप्लायर। तो इस कारण से लोग कपड़े कम खरीदेंगे नए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कम मिलेगा, तो उनके मजदूर गुटखा कम खाएंगे, तो टोबैको फार्मर्स को काम कम मिलेगा, तो वो बाइक कम खरीदेंगे, तो बाइक फैक्ट्री वाले बच्चों को कम पैसा दे वगैरह वगैरह। तो होगा ये कि समझो यहाँ पर 100 रुपए का जीडीपी अगर सरकार ने बढ़ा दिया, और सामने इधर साइड जो कंजम्पशन कम हो गया उसके चलते जीडीपी को नुकसान हुआ, तो 100 रुपए का जीडीपी डाउन भी हो जाएगा। तो प्लस माइनस समझो कोई पॉजिटिव इफेक्ट दिखेगा नहीं, इस साइड बढ़ाया, उस साइड गिर गया। इसको हम समझते हैं फार्मूला से। मैंने आपको बताया जीडीपी की फार्मूला क्या है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इक्वल जीडीपी। इसमें अभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की चिंता मत करो, फिर फोकस करो सी फॉर कंजम्पशन, आई फॉर इन्वेस्टमेंट एंड जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब हम क्या बात कर रहे हैं? बजट मल्टीप्लायर के बारे में। तो अब ऐसा सोचो, विजुलाइज करो कि कोई ऐसा साल गया कि अदानी ने जीरो इन्वेस्टमेंट किया है और हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी जीरो है, ताकि अपनी फॉर्मूला थोड़ी और सिंपल हो जाए। हम सिर्फ दो चीजों पर फोकस करें, एक है सी फॉर कंजम्पशन और दूसरा है जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब मान लीजिए सिचुएशन ऐसी है कि सी फॉर कंजम्पशन जनता दो 200 रुपए का शॉपिंग करे, जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सरकार 100 रुपए का हाईवे बना रही है। तो इस केस में जीडीपी कितना होगा? 200 प्लस 100 इक्वल 300 रुपए का जीडीपी होगा। ये भी 10 सेकंड ये दिमाग में उतारो, क्योंकि इसके बाद ये और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट चाहती है कि हम सपोज 20 नहीं 25 रुपीज का हाईवे बनाए, लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स में सिर्फ 20 हो रहे हैं, और सरकार चाहती है बजट बैलेंस रखना है, हमें उधारी नहीं करनी, वी डोंट वांट टू बोरो मनी। तो क्या करना पड़ेगा? प्लस 5 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स चढ़ाना पड़ेगा। अब होगा ये कि मैंने आपको बताया टैक्स मल्टीप्लायर तो नेगेटिव मल्टीप्लायर है, तो सरकार ने टैक्स बढ़ा बढ़ाकर जो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर था 100, उसकी जगह कर दिया 200। आपके बहुत बढ़िया जीडीपी बढ़ जाएगा। लेकिन सामने टैक्स मल्टीप्लायर क्योंकि नेगेटिव मल्टीप्लायर है, तो होगा क्या? ये सी फॉर कंजम्पशन कम हो जाएगा, पब्लिक शॉपिंग कम करेगी। तो पहले जनता 200 रुपए का शॉपिंग करती थी, अब उसकी जगह कर दे वो 100 रुपए का ही शॉपिंग। तो अब आप जीडीपी निकालो, सेम थिंग कि इन्वेस्टमेंट जीरो है, एक्सपोर्ट जीरो है, इंपोर्ट जीरो है, तो नया जीडीपी क्या होगा? कंजम्पशन गिर के हो गया 100, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ के हो गया है 200, तो जीडीपी कितना बढ़ा? कुछ नहीं बढ़ा ना भाई, पहले भी 300 था, अभी भी 300 है, क्योंकि कंजम्पशन गिर गया, सरकार का खर्चा बढ़ गया, क्योंकि टैक्स बढ़ा दिए सरकार ने बजट को बैलेंस रखने के लिए। इसलिए एनसीईआरटी कहता है
कि बैलेंस्ड बजट बजट मल्टीप्लायर इज 1x। मतलब सरकार बजट को बैलेंस रख के खर्चा बढ़ाने की जो कोशिश करेगी तो उससे जीडीपी कितना बढ़ेगा, जहाँ पे 1x ओनली। पहले भी 300 था और बाद में भी 300 रहेगा। ये भी 20 सेकंड से लॉजिक दिमाग में उतार ले, वरना ग्राफिक्स दिया है हैंडआउट में, एक दो बार खुद से बनाओगे चार्ट तो हो ही जाएगा। टैक्स बढ़ाकर सरकार अगर खर्चा बढ़ाने की कोशिश करेगी बजट को बैलेंस रखने के लिए, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा पर कंजम्पशन कम हो जाएगा। इस कारण जीडीपी में कोई चेंज नहीं आएगा। पहले भी 300 बाद में भी 300, देयरफॉर बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर इज 1x, ऐसा एनसीईआरटी बोलता है। ये सब दिया है हैंडआउट में, आप देख लेना। देखिए एनसीईआरटी में और भी कुछ है ऐसे और मल्टीप्लायर, पर वो जरूरत से ज्यादा फिर सब जटिल हो जाएंगी चीजें। इतना करने बैठे तो फिर पीवाईक्यू अगर हम देखें तो इतना खास वो पूछते हैं नहीं। तो जो जानने लायक आसान सी चीजें थी मैंने आपको बताई। इसके बियॉन्ड कुछ आए लॉजिक लगा के हो सके तो ठीक है, वरना स्किप कर देना है, क्योंकि वो करने बैठे तो बाकी सब्जेक्ट रह जाएंगे। अब कुछ ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स याद रखने। एग्रीगेट डिमांड कैसे बनती है? तो मैं और आप शॉपिंग करते हैं यानी प्राइवेट परचेज, और सरकार खरीदी करती है गवर्नमेंट परचेज। तो हमने 10 रुपए का माल खरीदा, इन्होंने 10 का माल खरीदा, तो डिमांड कितने रुपए की है? 10 + 10 यानी 20 की। तो बस ये याद रखना है ऐसे फैक्ट्स, वो एनसीईआरटी में दिए होते हैं कुछ बार, क्या सीडीएस वगैरह परीक्षा में सीधा उठा के पूछते हैं। एग्रीगेट डिमांड मीन्स हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉट टू, ऐसे। तो आप समझिए अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हम एग्रीगेट डिमांड को चेंज करें, मैनिपुलेट करें, इंक्रीज या डिक्रीज करें, तो सरकार ने क्या करना चाहिए? एक तो टैक्स में चेंजेस करने चाहिए, अप डाउन करे। दूसरा सरकार ये भी कर सकती है कि हमारा जो प्राइवेट परचेज है, मतलब हम जो शॉपिंग करते हैं उसको मैनिपुलेट करना चाहे सरकार, तो कैसे कर सकती है? थ्रू गवर्नमेंट ट्रांसफर, या जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जैसे कि योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसमें 6,000 रुपए किसानों को दिए जाते हैं। तो अगर गवर्नमेंट ऐसा ज्यादा पैसा देगी तो प्लस 6,000 आ गए, तो हमारा प्राइवेट परचेज भी बढ़ सकता है, हम कुछ मतलब फार्मर्स कुछ नया खरीद ले। तो इस तरह से भी वो एग्रीगेट डिमांड को चेंज करा सकते हैं। तो ये टैक्सेस और गवर्नमेंट ट्रांसफर द्वारा सरकार सेविंग्स, डिस्पोजेबल इनकम, इन सब को चेंज कर सकती है और उसकी मदद से एग्रीगेट डिमांड को भी चेंज कर सकती है। बस ये याद रखना है ऐसा क्यों है, और इसमें और भी 25 फैक्टर जोड़ सकते हैं। But these sentences are given in NCERT. Sometimes they directly make MCQs out of it, so we have to remember the words. बजट या फिस्कल पॉलिसी के कितने फंक्शन होते हैं? बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, पर याद रखने एमसीक्यू में 3। पहला है एलोकेशन, मतलब मिलिट्री में कितना पैसा जाए, कितनी सड़कें बनानी है, कितने हॉस्पिटल, ये सब क्या है? पब्लिक गुड्स है, सार्वजनिक चीजें जो सब इंजॉय करते हैं। तो ये कौन डिसाइड करता है कहाँ कितना पैसा जाएगा? बजट या फिस्कल पॉलिसी। दूसरा काम, अमीर पे टैक्स लो और उसे गरीब में बांटो, वेलफेयर स्कीम चलाओ। तो ये सब क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन, पुनर्वितरण। ये भी बजट का काम है। तीसरा है स्टेबिलाईजेशन या स्थिरीकरण, मतलब समझो इकोनॉमी में तेजी मंदी चलती है। अब जब स्लो डाउन चलता हो तो सरकार अपने जो स्कीम है कौन सी, मनरेगा, तो उसमें गांव वालों को 100 दिन का काम मिलता है। तो सरकार सोचे चलो मंदी चल रही है, 100 नहीं 150 डेज काम दे दो, तो ताकि इनको और राहत मिले, तो उनकी जो हालत खराब हुई थी थोड़ी स्टेबिलाईज हो जाए। तो ये सब क्या है? काउंटर साइक्लिक पॉलिसी। तो ये भी बजट का फंक्शन है। इसके अलावा और भी है, ग्रोथ लाओ, जॉब्स क्रिएट करो वगैरह। और एमसीक्यू में पूछे जाए तो ये कीवर्ड्स याद रखें, बिकॉज दे आर गिवन इन एनसीईआरटी। कौन से? बजट के 3 फंक्शन, एलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेबिलाईजेशन। फिर कुछ और वर्ड से एक-एक लाइन में। मान लो सरकार ने लोन लिया, जो भी 6% ब्याज पे, और 5 साल के बाद वापस चुकाएंगे, तब तक इंटरेस्ट पे करेंगे। तो रिडेम्पशन या टर्मिनल एन्युटी क्या है? कि इज्जत से तमीज से सरकार ये पैसा चुका दे अलग-अलग टाइम पे, तो उसे हम कहते हैं सरकार का लोन रिडेम्पशन कंप्लीट हो गया। सिंकिंग फंड क्या है? सरकार एक बफर फंड बना दे और हर साल टैक्स का या इनकम का कुछ पैसा उसमें रखे, ताकि 5 साल बाद जब लोन चुकाना है, तो ये वाला बफर फंड वहाँ यूज़ कर सके। तो इसे कहते हैं सिंकिंग फंड। ये ब्रिटेन के अंदर फर्स्ट टाइम उन्होंने ट्राई किया था बहुत सालों पहले।
कन्वर्जन या रिस्ट्रक्चरिंग हम पिलर 1 बी में देख चुके हैं कि मान लीजिए लोन 15 साल में चुकाना है, उसको 20 साल का कर दिया जाए। 8% ब्याज और 6% कर दिया जाए। तो जो पुराने लोन का इंटरेस्ट या फिर जो भी टेन्योर है, उसको चेंज किया जाए। हम क्या कहें, कन्वर्जन हुआ या रिस्ट्रक्चरिंग हुआ लोन का। लोन एवरग्रीनिंग क्या है? नया लोन लिया जाए पुराना लोन चुकाने के लिए। टेकिंग अ न्यू लोन टू रिपे द ओल्ड लोन, दैट इज कॉल्ड एवरग्रीनिंग। रेप्यूडिएशन यानी खारिज कर देना। जैसे रशिया में पहले ज़ार की राजाशाही थी, उसको लेनिन का जो रेवोल्यूशन तो हटा दिया। उसके बाद लेनिन की सरकार बनी तो उन्होंने कहा देखो ये ज़ार ने यूरोप से, फ्रांस से, कहीं से लोन लिया होगा, तो हमारी नई रशियन सरकार इसको नहीं मानती, हम सब कैंसल करते हैं, हम कुछ नहीं देंगे, जो तुमको खाना है खा लो। खारिज करते हैं हम ये। गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिपे द लोन टेकन बाय प्रीवियस ज़ार regime फ्रॉम फ्रांस एंड यूके। इसे कहते हैं रेपुडिएशन। आप कहे तो हमें भी यही करना चाहिए आज की तारीख में। भाई तब ज़माना अलग था, अब ज़माना अलग है। आज हम अगर लोन नहीं वापस करेंगे, मान लो अमेरिका या वर्ल्ड बैंक का, तो हमारे पे इतने सारे सैंक्शन लग जाएँगे, आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रुक जाए, आपके लोगों का वीज़ा वो रोक दे। भारत की एसबीआई का अगर अमेरिका में ब्रांच हो, वो उसको सीज़ कर दे। और आप कहें फिर हम भी युद्ध करेंगे, तो अपने पास इतने क्या वेपन्स वगैरह हैं। उस ज़माने में दुनिया अलग थी, अब अलग है, तो इसलिए हम रेपुडिएशन नहीं कर सकते। हालाँकि कोरोना के बाद अफ्रीका की कुछ सरकारें थी, उनकी इतनी हालत खराब हो गई, तो उन्होंने कहा हम नहीं चुकाएँगे, उन्होंने रेपुडिएशन किया था। आगे बढ़ते हैं, तो ये छोटे-छोटे टर्म्स समझे। अब फिस्कल स्टिमुलस क्या है? फिस्कल स्टिमुलेशन मतलब क्या? टेम्पररी इंजेक्शन देना, स्टीरॉइड का इंजेक्शन देना ताकि आपकी बॉडी बन जाए, लेकिन आप जानते हैं लॉन्ग टर्म वो चालू रखा तो नुकसान होता है। So when government temporarily decreases the taxes, increases subsidy, increases public procurement कि किसानों से ज़्यादा अनाज खरीदेंगे ताकि इकोनॉमी में ग्रोथ आ जाए। जैसे 2007-8 में अमेरिका में हुई सबप्राइम क्राइसिस, उनकी बैंकों ने ऐसे लोगों को होम लोन दिए जिनकी चुकाने की औकात नहीं थी। उसके चलते उनकी इकोनॉमी बर्बाद हुई, हमारी भी बर्बाद हुई क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट डाउन हो गए। उसके बाद भारत सरकार ने क्या किया, एक्साइज़ कस्टम वगैरह टैक्स में माफ़ी दी ताकि बिज़नेसमैन को सुविधा रहे। बिज़नेसमैन को बोला तुम नया अगर व्हीकल खरीदते हो, ट्रक, टेम्पो वगैरह कमर्शियल व्हीकल, तो तुमको टैक्स में और छूट देंगे ताकि वो शॉपिंग करे, उस बहाने नीचे अपनी इकोनॉमी में डिमांड बढ़े। किसानों से जो अनाज खरीदते थे, मान लो पहले ₹1000 पर क्विंटल लेते थे, तो उसको 1200 किया होगा ताकि किसानों को राहत मिले। तो ये सब क्या है, फिस्कल स्टिमुलस। ये आजीवन नहीं होता, ये 1-2 साल के लिए वो देते हैं टेम्परेरी। ऐसा आत्मनिर्भर भारत में भी किया, कोरोना के बाद सरकार ने कदम उठाया। अभी आत्मनिर्भर भारत में ऐसा है कि आरबीआई की तरफ से 13 लाख करोड़ रुपीस दिए गए। वो कैसे दिए कि जैसे सीआरआर पहले 4% हो, उसको कम करके मान लो कर दे 3%, तो जितना पैसा अनलॉक किया था आरबीआई का हमने दिया है। भाई तुमने कहाँ दिया? डिपॉजिटर ने दिया था, तुमने लॉक कराया था, अनलॉक हुआ है। बट दे विल से इट लाइक दिस। तो 13 लाख करोड़ रुपए इकोनॉमी में हमने दिए। सरकार ने कहे हमने 17 लाख करोड़ रुपीस दिए। अब उन्होंने भी समझो दिए नहीं, वो सब क्या कि लोन गारंटी। जैसे आप याद करो ईसीएलजीएस स्कीम थी। एमएसएमई वाला लोन ले, अब वो नहीं चुकाएगा तो सरकार गारंटी लेती है। असल में सरकार ने पैसा नहीं दिया, वो तो तब की बात है जब वो लोन नहीं चुकाया। पर ये सब गिनवा के कि देखो हमने 17 लाख करोड़ दी। तो दिस प्लस दिस कितना होगा? 13 प्लस 7 30 लाख करोड़ रुपीस। तो इतना सारा बड़ा सा पैकेज दिया गया आत्मनिर्भर भारत में। इसमें और भी कदम उठाए थे, वो आगे अलग-अलग पिलर्स में, प्रीलिम्स और मेंस में देखेंगे। हुँ। तो ये 30 लाख करोड़ को क्या हम कह सकते हैं फिस्कल स्टिमुलस पैकेज है। वो करेक्ट वर्ड नहीं होगा क्योंकि आप समझो इसमें आरबीआई का भी तो खिचड़ी बना है ना। आरबीआई करे वो मॉनेटरी पॉलिसी है। तो आपको कहना ये 30 लाख करोड़ क्या है? इकोनॉमिक रिवाइवल पैकेज, इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज या इकोनॉमिक पैकेज। सरकार का अपना है, वो तो 17 लाख करोड़ का ही फिस्कल स्टिमुलस पैकेज है। खैर इसके बारे में पिलर 4 में खासकर मेंस के लेक्चर में और समझेंगे। तो फिस्कल स्टिमुलस देखा, टेम्पररी सरकार टैक्स माफ कर दे, ये सब योजना वगैरह कर दे टू हेल्प द इकोनॉमी। ऑस्टेरिटी क्या है? देखिए, बहुत ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाए वो खराब चीज़ है। तो सरकार ने क्या करना चाहिए? थोड़ा एकत्रीकरण, जो रायता फैला हो, चादर फैल गई, उसको एकत्रीकरण करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि सब्सिडी कम कर दो। पहले पेट्रोल पहले डीज़ल पे सब्सिडी मिलती थी और पेट्रोल के भाव भी सरकार तय करती थी। तो ये सब के अंदर सरकार ने क्या किया? डीरेगुलेशन कर दिया। अब मार्केट डिसाइड करता है तो अपने आप जो सब्सिडी कम हो गई।
एलपीजी सिलेंडर खरीदने पे फैमिलीज को सब्सिडी मिलती थी, मान लो जो भी 200-300 रुपए, जिसको हम कहते हैं पहल सब्सिडी, पिलर फॉर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे। पर फिर सरकार ने ये किया कि देखो जो लोग 10 लाख या उससे ज्यादा कमाते हैं, तो उस हस्बैंड या वाइफ जो भी कमाती है तो उसको भी नहीं मिलेगी, और हस्बैंड उसका जो भी सामने स्पाउस होगा, हस्बैंड वाइफ, उसको भी नहीं देंगे। तो पूरे कपल की सब्सिडी कैंसिल, अगर दोनों में से एक भी 10 लाख या उससे ज्यादा कमाता है। तो ये सब क्या है? फिजिकल कंसोलिडेशन, मतलब रिड्यूसिंग द एक्सपेंडिचर बाय रैशनलाइजिंग द थिंग्स। गरीब लोग केरोसिन खरीदते, उस पे भी सब्सिडी मिलती थी, पर सरकार ने धीरे धीरे क्या 25-25 पे ऐसा उसका भाव बढ़ा के सब्सिडी खत्म कर दी। उसी प्रकार लॉस में चलने वाली सरकारी कंपनियां जैसे हिंदुस्तान फोटो फिल्म, एचएमटी, ईस्टवॉच, वो सब बंद कर दिया। आईडीबीआई, एयर इंडिया जैसी लॉस मेकिंग कंपनियों को सरकार ने बेच दिया, प्राइवेटाइज कर दिया या स्ट्रेटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो ये सब भी फिजिकल कंसोलिडेशन या प्रूडेंस है, मतलब खर्चे कम करे, रायता कम फैलाए अपना। स्टेट लेवल पे भी ऐसा होता है। जैसे वेस्ट बंगाल सरकार ने ये कहा कि अब से कोई भी सरकारी कार्यक्रम में कोई किसी को गुलदस्ता, फ्लावर बुके नहीं देगा, ताकि उतना पैसा बच जाए। कोई भी सरकारी मीटिंग 5 स्टार होटल में नहीं होगी। कोई भी नई गाड़ी, एसी, ऑफिस रेनोवेशन नहीं करेंगे। कोई भी मिनिस्टर, आईएएस फॉरेन टूर पे नहीं जाएगा, या उसका एक्स्ट्रा परमिशन लेना पड़ेगा। जितनी हो सके मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करो, ताकि ट्रैवल का खर्चा बच जाए। उसके बाद जम्मू कश्मीर में भी अभी सरकार ने ऐसा ही किया है सब। रिक्रूटमेंट फीस कि 5 साल तक मान लो कोई पोस्ट नहीं भरा हो, तो अब वो पोस्ट ही खत्म कर देंगे, ताकि भविष्य में कभी भरना ही नहीं पड़े उसके। वो मैंने एक वीडियो बनाया था, यूट्यूब पे देख लेना। खैर, तो ये सब क्या है? दीज आर एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल कंसोलिडेशन या प्रूडेंस। अब 2019 तक, मतलब कोरोना से पहले, जो इकोनॉमिक सर्वे लिखे गए, उधर ये लोग इस साइड से ढोलकी बजाते थे कि देखो सरकार ने फिजिकल डेफिसिट कम करनी चाहिए, फिजिकल प्रूडेंस करना चाहिए, यानी कि या ऑस्टेरिटी मेजर लेने चाहिए, एकत्रीकरण करना चाहिए, खर्चे कम करो। लेकिन फिर आया कोरोना। कोरोना में सरकार को खर्चे बढ़ाने पड़े, काउंटर साइक्लिक फिजिकल पॉलिसी, तो तब उन्होंने इस साइड से ढोलकी बजाना चालू किया कि देखो गवर्नमेंट ने तो दे दनादन लोन लेने चाहिए, और उसे इकोनॉमी को रिवाइव करना चाहिए, भले अपना फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाए तो बढ़ने दो, फिजिकल प्रूडेंस की जरूरत नहीं है। खैर, ये सब हम लोग और मेंस में आराम से समझेंगे, क्या पॉजिटिव नेगेटिव है। इसके साथ जुड़ा एक और भी कंसेप्ट है। अगर ये ऐसे फिजिकल स्टिमुलस बहुत ज्यादा दिए जाएं, तो इकोनॉमी में ओवर हीटिंग हो जाता है, जिससे महंगाई बढ़ जाती है। वो मामला क्या है, वो पिलर 4 जीडीपी में आराम से समझेंगे। साथ ही साथ एक और बात आती है, फ्री बाइजर एवरी कल्चर, कि सरकार ये योजनाओं के नाम पे सीधा महिलाओं को इतना पैसा दे देंगे, किसानों को इतना पैसा दे देंगे। तो वो सही है, गलत है, क्या पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन वो मीन्स का मुद्दा है, तो मीन्स के कोर्सेज में जून महीने में देखेंगे। देयर इज नो एक्स्ट्रा फीस फॉर इट, वो सब आपके नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन का हिस्सा है, पर वो जून में देखेंगे। तो फिस्कल स्टिमुलस डन, ऑस्टेरिटी मेजर्स डन, उसके बाद क्या है, एफआरबीएम एक्ट। लेकिन एफआरबीएम एक्ट वो कंटिन्यूस लंबा चलेगा, उसमें और भी बहुत मुद्दे हैं। तो एक एक बात करते हैं ब्रेक में। ये क्वेश्चन आप ट्राई करिए, वोट फॉर ब्रेक फॉर 5 मिनट्स।
3 more minutes. Ten more seconds. ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आपको क्या लगता है वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। हरिओम, अंकिश, अरुमिता, आर्यन, सत्यम, प्रभात, रंजीत, मुकुल, रजत, अनु, अनुराग, अमन, एक चंदन, साक्षी, विभू, शिव, कुंदन, दिव्या, दुष्यंत, आंचल, अनु, संभवी, हिमांशु, हनीसा, हरप्रीत सिंह, अंकुर, अलका, दिव्या, मधुकर, अंकित, सैनी, गौरव, खुशबू, अल्फ्रेड, लवप्रीत, रोहन सिंह, गोपाल, हर्षित, दारवी, नजीर, मयंक, मेघा, आदित्य, ऐश्वर्या, छवि, शर्मिन, योगेंद्र, प्रीति, सौम्या, अमन, नेहा, आशुतोष, अभिषा, ईशा, शिवा, अमर एंड अदर्स करेक्ट आंसर्स। देखिए, आपने पैसा बैंक में 100 रुपए सेव किए, तो उसमें से 18 रुपीज का तो बैंकों ने एसएलआर मेंटेन करना है और एसएलआर के नाम पे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदे, तो आपकी फाइनेंशियल सेविंग का कुछ हिस्सा तो गया ना सरकार को लोन में। उसी तरह म्यूचुअल फंड में से गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जा सकता है। पोस्ट ऑफिस में बचत करो, सुकन्या समृद्धि योजना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये सब करो, तो उसमें से भी नेशनल स्मॉल सेविंग फंड और उसमें से भारत सरकार को लोन जा सकती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। A share of the household financial savings goes towards the government borrowing. दूसरा क्या कहता है कि मार्केट रिलेटेड रेट्स में, वो कल रात मैंने आपको बताया था, आरबीआई सरकार के वास्ते गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन्वेस्टर को बेच रही है। कुछ तो होगी 7% फिक्स, उस पर लिख दिया होगा। कुछ होगी फ्लोटिंग वाली की लिबोर प्लस 2%। तो जैसे लिबोर बदलेगा इसका ब्याज बदल जाएगा। लिबोर क्या है, पिलर 1 सी में देखा था। तीसरी ऐसी होगी कि आरबीआई ऑक्शन द्वारा जारी करे, जिसको हम कहते हैं मार्केट रेट। मतलब आरबीआई का ये सरकार को 10,000 करोड़ चाहिए, कौन देगा? ये आदमी कहे मैं 6% ब्याज पे देने को तैयार हूँ, दूसरा कहे मैं 7% पे देने को तैयार हूँ, तो स्वाभाविक है जो सस्ते ब्याज पे लोन देने को तैयार है आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसको देगा, तो 6% वाले को मिलेगा। तो इंटरेस्ट रेट फिक्स हो गया, कितना? 6%।
और ये किसने फिक्स किया? आरबीआई ने नहीं, ऑक्शन के द्वारा मार्केट ने तय किया कि क्या होना चाहिए। तो मार्केट रेट पे इसको जारी किया गया। तो ये फिक्स ही है, लेकिन किसने डिसाइड किया? मार्केट ने डिसाइड किया। तो मार्केट रेट पे ये फिक्स हुआ है, ऐसी बात है। और कल हमने देखा था भारत सरकार की मेजोरिटी ऑफ द डेट इंटरनल है, यस, रुपये में वापस करनी है, फिक्स्ड है और लॉन्ग टर्म वाली। तो इस कारण से मार्केट रिलेटेड मतलब चेंजिंग नहीं, मार्केट रिलेटेड मतलब यहाँ पर बात ऐसी है, बाद में वो फिक्स हो जाएगा ऑप्शन खत्म होने के बाद। तो यानी कि फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज आल्सो करेक्ट, सो द आंसर इज सी, बोथ आर करेक्ट। टिपिकल क्वेश्चन, क्योंकि ये सब इंसेप्शन जैसा आपको ड्रीम ड्रीम सोचना पड़े, और ये मार्केट रेट वाली बात इतनी गहराई से नॉर्मल बुक्स में है भी नहीं। वो ऐसा 2 साल 3 साल पहले की इकोनॉमिक सर्वे से वो एक सेंटेंस उठा है और वो सारी बातें। खैर, 50-50 उसमें हो सकता था, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट तो हम करेक्ट कर सकते थे। आगे मुद्दा है एफआरबीएम एक्ट। एफआरबीएम का फुल फॉर्म याद रखना है, फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। 2003 साल में ये बनाया गया, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार होगी। तो उन्होंने ये कहा कि देखो, चादर दे के पैर लंबे करो, यानी कि भारत सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट है जीडीपी के 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और भारत सरकार का रेवेन्यू डेफिसिट वो जीडीपी के 0% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब रेवेन्यू डेफिसिट होना ही नहीं चाहिए, ऐसा सब लिखा। उसके बाद सक्सेसिव जो भी गवर्नमेंट आई, उन्होंने कहा हमसे ना हो पाएगा, तो उन्होंने गोल्ड पोस्ट ही चेंज कर दिया कि इसको नहीं, इसको उठा के कहीं और रखते हैं, कि ये 2008 में नहीं 2013 में करेंगे, फिर 2013 के नहीं अभी 25 में करेंगे, 3% नहीं इसको 4 रखो, वगैरह वगैरह। तो गोल पोस्ट वो बदलते रहे। तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट वो क्या बोलता है कि 2003 में टारगेट बनाया गया कि यूनियन गवर्नमेंट ने फिजिकल डेफिसिट जीडीपी के 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2008 में अचीव करना है। उसी तरह स्टेट्स को भी टारगेट दिया कि आपके स्टेट का जो जीएसडीपी है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब आपके राज्य में 100 रुपए का उत्पादन हुआ, तो उसके 3% से ज्यादा राज्य सरकार ने उधारी नहीं ली थी। और 2008 तक रेवेन्यू डेफिसिट जीरो कर दो, मतलब होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर सक्सेसिव गवर्नमेंट से ये सब नहीं हो पाया, तो उन्होंने क्या किया, गोल पोस्ट सब चेंज कर दिए कि जैसे 2008 में ये सब करना था, तो एक्सटेंड करके मान लो 2013 कर दिया। फिर ये बात थी कि रेवेन्यू डेफिसिट जीरो करना था, तो इन्होंने कहा नहीं, वो तो हो नहीं सकता, तो हम एक नई डेफिनेशन इन्वेंट करते हैं, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो ऐसा सब वो करते रहे। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने कानून में संशोधन यानी अमेंडमेंट करते रहे, ताकि वो बचते रहे। अब ये सब होते रहे, तो वाजपेयी से मनमोहन सिंह तक, फिर उन्होंने गोल पोस्ट चेंज किए, फिर मोदी सरकार आई, फिर मोदी सरकार ने कमिटी बनाई, एनके सिंह कमिटी, जिसको एफआरबीएम रिव्यू पैनल कहते हैं। वो बात ऐसी है, 2016 तक पहुंचे तो फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली को ये लगा कि जो एफआरबीएम एक्ट है वो बहुत ज्यादा रिजिड यानी सख्त है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। कि मान लीजिए हमें किसानों का कर्जा माफ करना है, या मान लो कोई ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है और सब बेरोजगारों को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यानी बेरोजगारी भत्ता देना है, तो इसके वास्ते फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगी, लेकिन ये कानून तो हमें कुछ करने नहीं देता। तो हमें एफआरबीएम एक्ट को ही चेंज कर देना चाहिए, उसके टारगेट बदलने चाहिए। और उसके वास्ते एक कमिटी बनी, एनके सिंह कमिटी, जिसको कहा गया एफआरबीएम रिव्यू पैनल। उन्होंने कुछ सजेशन दिए, यस, उसमें से यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी पूछे, यस, लेकिन हम उसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये मुद्दा बहुत पुराना हो गया। तो उसकी मैं पहले तो आपको सिफारिश 10 मिनट पढ़ा हूँ, फिर मैं एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूँ, जबकि ये तो सारी चीज ही बहुत पुरानी हो गई। और उससे भी बड़ी बात, कोरोना के बाद सरकार ने सब कुछ एक तरफ कर दिया, अब तो नई दुनिया है, तो ये टारगेट तो सब है ही नहीं। तो विल नॉट वेस्ट टाइम, भले आपको कोई बुक में इसके पीवाईक्यू दिखे तो उसको सॉल्व नहीं करने। अब ये सब करते करते हम पहुंचते हैं 2020 तक। तो सरकार को लगा, देखो, एक तो ये सब तो हो नहीं रहा है, तो थोड़ी हम लिमिट बढ़ा दें, क्योंकि लिमिट क्या थी, 3% ऑफ द जीडीपी फिजिकल डेफिसिट, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब ये जो एफआरबीएम एक्ट है, उसमें कुछ एक्सेप्शन अपवाद दिए गए हैं। ऐसी एक्सेप्शनल सिचुएशन में आप चाहें तो थोड़ा ज्यादा कर्जा ले सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं
ट्रिगर मैकेनिज्म एंड एस्केप क्लॉज। वैसी बात है, मान लीजिए युद्ध हो जाए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज्यादा उधारी लेनी पड़े, फिजिकल डेफिसिट 3 की जगह 5 करना पड़े, तो ऐसी कोई सिचुएशन बन रही है। नेशनल कैलेमिटी, साइक्लोन, सुनामी आ जाए, एग्रीकल्चर आउटपुट बहुत गिर जाए, जीडीपी बहुत गिर जाए, तो आपके यहाँ बराबर सेंस बनती है ऐसे केस में ज्यादा लोन लेना पड़े सरकार को। तो जो भी फिजिकल डेफिसिट का टारगेट था 3%, उसमें 0.5% एक्स्ट्रा हम लोग और गवर्नमेंट मतलब 3.5% जितनी फिजिकल डेफिसिट कर सकती है। दैट वाज अलाउड अंडर द एक्ट इटसेल्फ। फिर ऐसा पांचवा भी उसमें एक्सेप्शनल सिचुएशन के लिए छूट थी, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन द इकोनॉमी विद अनएंटिसिपेटेड फिजिकल इम्प्लीकेशंस। वो ऐसा कह रहा है कि देखो, अगर नोटबंदी यानी डिमोनेटाइजेशन के बाद जीडीपी गिर गया, जीएसटी आने के बाद जो स्मॉल ट्रेडर्स वगैरह को तकलीफ हुई और जीडीपी गिर गया, तो ये सब क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, और उसके चलते हमने नहीं सोचा था ऐसे सब चीजें नेगेटिव जा रही हैं, तो उस वक्त भी 0.5% हम फिजिकल डेफिसिट टीम के ऊपर कर सकते हैं। तो 2020 बजट में ये कारण दे के उन्होंने कहा कि 3.5% रखते हैं। आपके अपन कोरोना आ गया था तो ठीक है, ये तो सीधा 8-9 हो जाएगा, यू आर राइट। लेकिन आप बात समझो भाई, बजट कब आएगा? 1 फेब 2020 को। कोरोना तो समझो मार्च अप्रैल तक आएगा, 2020 की मैं बात कर रहा हूँ। इसलिए उसके बाद तो सीधा 8-9 तक का ही हो जाना है, फिर तो दुनिया ही अलग है। इसके पहले की ये बात है कि तब तो उनको कल्पना नहीं थी, तो 3.5 रखते हैं ऐसा वो सोच रहे थे। तो ये सब सोच के समझो उन्होंने थोड़ी डेफिसिट पहले से बढ़ा दी थी। ट्रिगर मैकेनिज्म और एस्केप क्लॉज बोल के, ये भी नंबर याद नहीं रखने, खाली फिलोसॉफी उसकी समझनी है कि ये एफआरबीएम एक्ट में भी कुछ तो ऐसा रिलीफ है। फिर आ गया कोरोना, तो कोरोना आया तो सीधा फिजिकल डेफिसिट हो गया 9%। फिर तो इन्होंने ये सब कानून मतलब ये लिखा भी क्यों है और रखा भी क्यों है, मुझे तो यही नहीं समझ आता, क्योंकि इसके टारगेट तो वो बात भी नहीं करते, अब तो सीधा अलग ही चलता है, सीधा 9% हो गया। फिर क्या, नहीं थोड़ा कम रखते हैं, फिजिकल ग्लाइड है, मतलब धीरे धीरे कम करते हैं, कम करते करते उनका टारगेट था 2025-26 तक फिजिकल डेफिसिट जीडीपी के 4.5% से कम करनी है, और वो उन्होंने अचीव किया। यस, क्योंकि आप जानते हैं 2025 में फिजिकल डेफिसिट का टारगेट क्या है, 4.4% ऑफ जीडीपी, जो हमने कल रात देख लिया था। तो ये तो काम हो गया। ये पूरी चीज आपके हैंडआउट में ग्राफिक्स के जरिए दी है कि तब से तब हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। दैट इज द जिस्ट ऑफ इट। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, संविधान में क्या लिखा है? बजट तो लिखा ही नहीं है। देयर इज नो मेंशन ऑफ द वर्ड बजट इनसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन। और ऐसा लिखा है कि हर साल सरकार ने हिसाब किताब देना होगा, जिसको कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर टैक्स लेने के लिए फाइनेंस बिल रखना होगा, और खर्चे करने के लिए अप्रोप्रिएशन बिल रखना होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो 3 डॉक्यूमेंट रखने हैं, लेकिन ये जो एफआरबीएम एक्ट है, उसके हिसाब से 4 और डॉक्यूमेंट रखने हैं। वो 4 डॉक्यूमेंट है, एक बार ऐसा सीडीएस परीक्षा में पूछा, मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट, मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क एंड मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। अब ये सब ऐसा दिखेगा उसमें कि ये इतना डेटा है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो बात है। फिर आया कोरोना, तो कोरोना में तो ऐसा किया कि 2020 में कोरोना आया, उसके बाद 2021 बजट में तो कोई डॉक्यूमेंट उन्होंने डाले ही नहीं, और कहा कि देखो कानूनी हम तो बदल देते हैं कि ये सब डॉक्यूमेंट रखने नहीं पड़े। फिर 1-2 साल बाद वापस रखना शुरू किया, और आजकल ये क्या करते हैं, सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट रखते हैं। मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट एंड मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। चौथा डॉक्यूमेंट वो नहीं रखते, मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क। फिर एमसीक्यू के अंदर पूछे तो क्या 4 डॉक्यूमेंट है, ये लिखे हैं ऐसा। असल में वो चौथा नहीं रखते। इतना बारीक हम पढ़ते नहीं थे, पर एक बार इन्होंने सीडीएस में पूछा तो मैंने आपको बता दिया। एफआरबीएम एक्ट समझा, उसका एस्केप क्लॉज, वो 5 सिचुएशन में थोड़ा ज्यादा लोन ले सकते हैं, देखा। एफआरबीएम के डॉक्यूमेंट 4 कौन से देखे। राज्य सरकारों पे जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट पे क्या लिमिट है। कोरोना से पहले ऐसा था कि स्टेट का जो भी जीएसडीपी है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका 3% से ज्यादा उन्होंने लोन नहीं लेना चाहिए, फिजिकल डेफिसिट नहीं करना चाहिए। फिर आया कोरोना, तो कोरोना में आत्मनिर्भर भारत बोल के कहा तुम लोग 5% तक अपने जीएसडीपी उतना फिजिकल डेफिसिट कर सकते हो, या हम कहे कि 3 के अंदर +2% एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दिया गया कि राज्य सरकारों की तुम भी दे दनादन लोन ले लो।
अब यहाँ पर ये जो 3% तो पहले से ही था, लेकिन 2% एक्स्ट्रा इनको अलाउ किया, यानी 5% तक फिजिकल डेफिसिट स्टेट गवर्नमेंट्स कर सकते हैं इन प्रोपोर्शन टू देयर जीएसडीपी। लेकिन ये जो 2% एक्स्ट्रा लोन लेने की छूट दी गई, उसमें सब कंडीशंस है। कंडीशन ऐसी कि 0.50% तो सब लोग ले सकते हैं सारे स्टेट्स। उसके बाद 0.25% एक्स्ट्रा ऐसे स्टेट्स के लिए है जो वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम इम्प्लीमेंट करे। वो ऐसा है कि मुंबई में आपका राशन कार्ड चले और फिर ये वर्कर वापस जाए उत्तर प्रदेश या बिहार, तो वहां पर भी उसका राशन कार्ड चलना चाहिए। तो सभी स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसी सिस्टम लागू करे, तो फिर उनको एक्स्ट्रा 0.25% वो फिजिकल डेफिसिट कर सकती। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म, वैसा कि दिल्ली में आपको बंदूक लेनी हो तो लाइसेंस के लिए 4 डॉक्यूमेंट देने पड़े, पर दुकान खोलनी हो तो 20 डॉक्यूमेंट देने पड़े। देन दैट इज नॉट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। व्यापार में सुगमता नहीं है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो भी ठीक करे उनको वो रिलैक्स कर देंगे। अर्बन लोकल बॉडीज में रिफॉर्म, की स्टेट फाइनेंस कमीशन ने बोला उतना उनको पैसा देना, वो प्रॉपर्टी टैक्स टाइम पे वसूले, इलेक्शन टाइम पे वो हो गया। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, वैसा कि कुछ राज्यों में बिजली की बहुत चोरी हो गांव में और कुछ एरिया में, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उस पे एक्शन नहीं लेगी क्योंकि वहां पर उनके वोट बैंक को नुकसान होता हो, ऐसा उनको लगता हो। तो यूनियन ने कहा जो भी ये सब रिफॉर्म ले लेगा, बिजली चोरी बिजली के नुकसान बंद कराएगा, तो वो स्टेट को हम और 0.25% एक्स्ट्रा लोन लेने लेंगे। और ये सारी कंडीशन में से इतनी 3 कंडीशन जो मानेगा उसको और 0.5, ये मतलब ये सब ऐड करके 2% एक्स्ट्रा लोन स्टेट गवर्नमेंट ले सकता है, या 2% एक्स्ट्रा इसका डेफिसिट कर सकता है। तो 3 + 2 यानी 5। ये सारे नंबर सब याद नहीं रखने, ये मैंने इसलिए बताया कि मेंस में इसकी वापस जरूरत पड़ेगी कि हाँ यूनियन रिलैक्स भी करता है, पर उसकी टर्म्स कंडीशन होती है। अब स्वाभाविक है ऐसी टर्म्स कंडीशन डालोगे तो राज्य सरकार नाराज हो जाएगी कि हमको ये सब नहीं, हमें बिना कोई असाइनमेंट दिए सीधा एग्जाम में पास कर दो, ऐसी उनकी फरमाइश रहती। फिर तो 2020 में तो ये 3 प्लस एक्स्ट्रा 2 बोल के 5% ऑफ द फिजिकल डेफिसिट इतना स्टेट्स को छूट दे दिया। फिर 2021 में भी 5 रखा, फिर थोड़ा टारगेट का आप 4 रखो, फिर 3.5, उसमें भी कुछ कंडीशन है 0.5 पावर सेक्टर रिफॉर्म की, यहाँ तक बात आई। तो उसके बाद क्या 2024 में क्या 25 में क्या, तो इन्होंने वो एनिमल फिल्म में बॉबी देओल ने ऐसा कर दिया कि बोलेंगे नहीं, चुप हो गए। क्या है मुझे भी नहीं पता क्योंकि उन्होंने दिया नहीं बजट डॉक्यूमेंट्स में, बट आई वुड अज्यूम कि चलो मान के चले इतना ही है, तो 3.5% होगा। तो यूनियन डिसाइड करता है कि स्टेट्स की बोरोइंग लिमिट्स कितनी होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 कारण है, एक तो एफआरबीएम एक्ट के अंदर वो तय करते हैं, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है कि मान लीजिए यूनियन ने स्टेट को ₹100 दिए हैं लोन में और स्टेट ने अभी तक नहीं चुकाए हैं, तो इसके बाद ये स्टेट ने जब भी 200-300 किसी और जगह से लेने हैं, उससे पहले राज्य सरकार ने यूनियन की परमिशन लेनी होगी। मतलब जब तक राज्य सरकार का कुछ ना कुछ लोन बकाया है केंद्र से, देन यूनियन गवर्नमेंट विल डिक्टेट कि तुम्हारा कितना डेफिसिट हो सकता है। इस कारण से ये सब डिसाइड होता है। तो एफआरडीए, बीएम डॉक्यूमेंट्स डन, स्टेट डेफिसिट डन। इसमें और अच्छी बुरी जो बातें वो मीन्स का मुद्दा जून महीने में देखेंगे। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज बजट मार्क्समैनशिप। मार्क्समैन मतलब निशानेबाज। तो बजट मार्क्समैनशिप मतलब क्या? बजट में अगर टारगेट दिया हो कि 16 लाख करोड़ टैक्स में कलेक्ट करेंगे, तो मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच 16 लाख करोड़ कलेक्ट होना चाहिए। और मान लो नहीं हो, अल्टीमेटली 13 लाख करोड़ ही हो, जिसे हम कहते हैं रेवेन्यू शॉर्टफॉल। और ये ऐसा भी तो दिखाता है कि तुम्हारी सरकार को निशाना लगाना नहीं आता, आप टारगेट ही गलत फिक्स करते हो, पहले से 13 लाख करोड़ ही रखना था। तो पुअर मार्क्समैनशिप कब होती है? जब टारगेट मिस हो जाते हैं। टारगेट मिस होने के बाद क्या होगा कि सरकार इनकम टैक्स ऑफिसर्स को बोलेगी कि अब तुम दे दनादन टैक्स के नोटिस भेजो, जैसे वो वोडाफोन वगैरह को धरा गया था, ताकि टारगेट अचीव हो जाए। दूसरा ये होगा कि सरकार को क्योंकि उम्मीद के हिसाब से पैसा नहीं मिला, तो फिर वो रोड कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर को टाइम पे पैसा रिलीज नहीं करेंगे। इस कारण से प्रोजेक्ट टाइम पे खत्म नहीं होंगे, या फिर कि वो कॉन्ट्रैक्टर खराब क्वालिटी का काम करेगा। तो ये सबको फाइनेंस कमीशन ने क्रिटिसाइज किया कि सरकार की फिजिकल मार्क्समैनशिप या बजट मार्क्समैनशिप खराब है।
इधर अहमदाबाद में कोई भी दाबेली, पानी पूरी, सोडा शरबत की दुकान हो, उसका एक ही नाम होता है, सांवरिया। सांवरिया दाबेली, सांवरिया वड़ा पाव, सांवरिया दिस दैट। उसी तरह इकोनॉमी में ऐसा है कि कोई भी वर्ड के आगे तुम फिजिकल चिपका दो तो कुछ ना कुछ उसका नया कंसेप्ट निकल के आएगा। फिजिकल ड्रैग, फिजिकल बायंसी, फिजिकल टेपरिंग, फिजिकल प्रोफिगेसी, फिजिकल दिस, फिजिकल दैट, उसका कोई हैंड है नहीं। मैंने सिर्फ आपको इतने टर्म्स पढ़ाए जो या तो इकोनॉमिक सर्वे या 15 फाइनेंस कमीशन या न्यूज़पेपर में बार-बार आए हो। वरना तो उसी में अपने 2 साल की एमए इकोनॉमिक्स हो जाएगी। तो उसका कोई एंड है नहीं। आप समझिए यूपीएससी जब पेपर सेट करती है, तो बड़ी सिटी के लोग भी, छोटे गाँव शहर के लोग भी, सबको मौका मिले वो ऐसा पेपर सेट करने की कोशिश करती है। इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल है 2024 प्रीलिम का पेपर। उसमें एनसीईआरटी और बेसिक इतनी चीज़ें हैं कि जो भी सपोज़ 100 के अंदर से मान लो 47 क्वेश्चन तो सीधे रटे-रटाए हैं। कोचिंग ना भी लिया हो वो भी कर सके, अगर वो तमीज़ से एनसीईआरटी और बाकी बुक्स रट के गया है। तो वी हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट थिंग कि हमको भी लेफ्ट राइट नहीं करनी, 24 घंटे करंट अफेयर की छाती नहीं कूटनी है। एनीवेज़, अब बात करते हैं बजट और बजट के पार्ट्स। बजट के पार्ट्स क्या होते हैं? रेवेन्यू और कैपिटल हमने देख लिया, फिर और भी है प्लान, नॉन प्लान, रेलवे, जनरल, एक-एक करके सब देखते हैं। पहले ये था कि सरकार रेलवे बजट अलग से दिखाती थी और बाकी का जनरल बजट अलग से पेश किया जाता था। कि मान लो रेलवे बजट फ़रवरी के फर्स्ट वीक में रखा जाए, बाकी का बजट जनरल बजट वो लास्ट वीक में रखा जाए। क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने में कोई एक्वर्थ कमिटी थी, उसने कहा था इस कारण से ऐसा अलग सेपरेशन चलता था। अब इसके नुकसान क्या है? जब भी कोalition गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार हो, ये मान लो कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने मिलके बनाया हो या बीजेपी और किसी और ने मिलके बनाया हो, तो कोalition पार्टी वाले को रेलवे मिनिस्टर बनाया जाए और फिर वो क्या करें, वो अपने स्टेट को बहुत ज़्यादा सब दे दे। कि एक ज़माने में ममता बनर्जी जब रेल मिनिस्टर थी, ये बनर्जी प्रपोज्ड टू सेट अप रविंद्र म्यूजियम इन हावड़ा, गीतांजलि म्यूजियम इन बोलपुर, शंभू मित्रा कल्चरल कॉम्प्लेक्स फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो ये सब म्यूजियम, म्यूजिक सब करना चाहिए, पर वो आर्ट कल्चर मिनिस्ट्री देखे ना रेलवे मिनिस्ट्री ये सब क्यों कर रही है? क्योंकि उनको अपने स्टेट में वो सब दिखाना होगा कि मैंने ये किया। तो इस कारण से रेलवे बजट काफ़ी लॉस में जाता था, रेलवे काफ़ी लॉस में जाती थी। फिर मोदी सरकार ने एक विवेक देबरॉय कमेटी बनाई। देबरॉय ने कहा कि देखो अगर 2 बजट अलग हैं और उसमें भी कोalition का मिनिस्टर है, तो उसको पता है मैं अलग से स्पीच दूँगा, टीवी में चमकूँगा, तो वो तो ऐसे ही सब अनाउंसमेंट करेगा। इसलिए हमें ये रेलवे बजट अलग, जनरल बजट अलग, इसका पैसा इसको जाएगा, फिर वापस इधर एडजस्ट, ये सिस्टम खत्म करो। रेल बजट अलग होना ही नहीं चाहिए। तो रेलवे बजट अलग है ही नहीं। अब जो भी है वो जनरल बजट में ही एक बार में सब अनाउंस कर देते हैं। इसका बाकी का जनरल नॉलेज आपके हैंडआउट में दिया है, वो देख लेना। दूसरा है प्लान वर्सेस नॉन प्लान बजट। प्राइम मिनिस्टर नेहरू के ज़माने में बना प्लानिंग कमीशन, जिसका काम था पंचवर्षीय योजना बनाओ, 5 ईयर प्लान। तो जो बजट पहले बनाते थे वो ऐसे दिखाएँ, प्लान बजट वर्सेस नॉन प्लान बजट। मतलब समझो बात ऐसी है, कि इसमें मेन तो बात है खर्चों की, कि बजट में एक बाजू होगा टोटल एक्सपेंस, तो उसमें एक होगा प्लान एक्सपेंडिचर, मतलब हेल्थ, हाईवे, एजुकेशन, 5 ईयर प्लान के लिए जितना पैसा खर्च कर रहे हैं वो अलग से दिखाएँगे। और बाकी सब मान लो पुलिस, मिलिट्री, तो उसका तो पंचवर्षीय योजना नहीं होगा, तो वो सब नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, उसको अलग से दिखाएँगे। फिर आई मोदी सरकार, तो उन्होंने कहा ये तरीका गलत है। उसके 2 कारण, कि जब भी आप ऐसे दिखाएँगे, तो स्वाभाविक है मीडिया हाइलाइट करेगी कि अच्छा पिछले साल 100 करोड़ प्लान बजट में दिए थे, इस बार 110 दिए, यानी 10% ग्रोथ है। अब हमेशा गवर्नमेंट पे प्रेशर रहेगा कि हमको पहले से ज़्यादा दिखाना है। इस कारण से अल्टीमेटली क्या होगा, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जो है मिलिट्री, डिफेंस, पुलिस का, वो नेग्लेक्ट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट उधर से पैसा काट के प्लान एक्सपेंडिचर में ज़्यादा दिखाने की कोशिश करेगी। तो खैर मोदी सरकार ने वैसे भी प्लानिंग कमीशन ही खत्म कर दिया, तो फिर प्लान ही नहीं बचा तो प्लान एक्सपेंडिचर भी क्या बचेगा? तो ये ऐसा बजट अब है ही नहीं, प्लान वर्सेस नॉन प्लान। तो रेलवे वर्सेस जनरल खत्म, प्लान वर्सेस नॉन प्लान बजट खत्म, अब सिर्फ एक ही बजट है। क्या जनरल बजट, उसके 2 पार्ट है, रेवेन्यू पार्ट एंड कैपिटल पार्ट, जो हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं।
देन नेक्स्ट इज बजटिंग। जो मेंस पेपर 3 है, उसमें एक मुद्दा है गवर्नमेंट बजटिंग। गवर्नमेंट बजटिंग, कुकिंग मतलब क्या? खाना बनाने की क्रिया। तो बजटिंग मतलब क्या? बजट बनाने की क्रिया। तो खाना तीखा भी हो सकता है, मीठा भी हो सकता है, तो बजट भी अलग-अलग स्टाइल से आप बना सकते हैं। सो बजटिंग मीन्स द प्रोसेस और स्ट्रेटजी विथ व्हिच द बजट इज मेड। अब जैसे नेहरू के ज़माने में था ट्रेडिशनल या लाइन आइटम बजट, तो उसमें क्या कॉलम बना देंगे कि 10,000 रुपए दे रहे हैं नया बेड खरीदने के लिए, 50,000 दे रहे हैं नया कंप्यूटर खरीदने के लिए। लेकिन फिर उसका आउटकम परफॉर्मेंस का कुछ बात नहीं होगा कि ये हॉस्पिटल में नया बेड खरीदा गया, तो अब ये हॉस्पिटल की कैपेसिटी थी 500 बेड की हो गई, तो जितने मरीज़ आते हैं उनको इतने टाइम में मिल जाएगा, वो सब उसकी बातें। ये नया कंप्यूटर खरीदा तो अब से जितनी आरटीआई एप्लीकेशन आती हैं 30 दिन नहीं 3 दिन में निपटान हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं होगी। बस पैसा, वस्तु ऐसा, लाइन आइटम बजट। उसके बाद थोड़ा रिफॉर्म लिया गया, तो आया परफॉर्मेंस बजटिंग सिस्टम। यानी जो भी चीज़ का खर्चा दिखाया जाएगा बजट में, तो बाजू के कॉलम में कि इसका आउटपुट क्या रहेगा, क्या परफॉर्मेंस रहेगा। कि हम लोग नया कंप्यूटर खरीदेंगे 50,000 का और हमारा टारगेट रहेगा कि अब से जितनी आरटीआई एप्लीकेशन आती है, वो पहले से 30% ज़्यादा तेज़ी से निपटान होगा, क्लियरेंस होगा, क्योंकि कंप्यूटर से काम जल्दी होता है। यहाँ पर हर एक चीज़ का जो भी खर्चा है, वो उसके सामने बेनिफिट, एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाएगा। दैट इज़ परफॉर्मेंस बजटिंग। मोदी सरकार ने ऐसा परफॉर्मेंस बजटिंग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। वो ऐसा कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है। उसकी एक योजना प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान पीएमजी दिशा। तो उसमें वो बोलेंगे 400 करोड़ खर्च करने, यानी आउटले। और उसमें वो लिखेंगे डिलीवरेबल से आउटपुट क्या है, कि 5 करोड़ गाँव वालों को हम ट्रेनिंग देंगे। और उसका आउटकम क्या होगा कि डिजिटली लिटरेट पर्सन गाँव में बढ़ने चाहिए और उसका वो ऑडिट कराएँगे। उसके वास्ते कोई थर्ड पार्टी एजेंसी अर्न्स्ट एंड यंग, स्टैंडर्ड पुअर किसी को देंगे, वो जाके गाँव में सर्वे करें वगैरह-वगैरह। नीति आयोग इस चीज़ को मॉनिटर करता है। तो ये जो मैंने आपको बताया पूरा आउटपुट, आउटकम, फ्रेमवर्क 2017 से हुआ, ये एक जात का समझो परफॉर्मेंस बजटिंग है। मतलब बजट तो ऐसे ही दिखाएँगे रेवेन्यू, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस, पर बनाने की क्रिया ऐसी होगी कि हर एक योजना को हम ऐसे ही इसमें देख रहे हैं। दैट इज़ आउटपुट, आउटकम, फ्रेमवर्क एंड बेसिकली दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ परफॉर्मेंस बजटिंग। फिर आया ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। लेकिन नॉर्मली बजट में क्या होता है? ट्रेडिशनल बजटिंग जो पुराने ज़माने में बनता होगा, कि मान लो पिछले साल 50,000 करोड़ दिए एजुकेशन डिपार्टमेंट को। अब इस साल अगर उतने ही देंगे 50,000, तो भी ऑपोजिशन और मीडिया हंगामा करे सरकार को शिक्षा की कोई चिंता नहीं। तो सरकार अच्छा चलो 55,000 करोड़ दे दो और हम बता देंगे 10% ज़्यादा दिया, ताकि ऑपोजिशन और मीडिया का मुँह बंद हो जाए। तो ये तो क्या हुआ, ऑटोमेटिक एंड इंक्रीमेंटल अप्रोच टू अवॉइड द मीडिया क्रिटिसिज्म, और ये सही बात नहीं है। इसका कारण मित्रों उत्तराखंड और हिमाचल में आजकल ये हो रहा है कि बच्चे कम पैदा होते हैं। तो पहले मान लो 5 स्कूल हो प्राइमरी, अब उतने बच्चे ही नहीं कि 5 प्राइमरी स्कूल चला सको, तो आपको उसमें से 4 बंद कर देने पड़े, सिर्फ 1 ही रखना पड़े। तो यानी उतने टीचर्स कम हो जाएँगे, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का बजट कम होना चाहिए। पर ऐसा करेंगे तो फिर इट विल ओपन पैंडोराज़ बॉक्स, बहुत विवाद हो जाएगा। तो कहने नहीं चलाते रहो, हो कि नहीं हो कोई, हर साल 10 टका बढ़ाते रहो। तो ये है ट्रेडिशनल बजटिंग सिस्टम। तो ये तो सैड इमोजी, ये ठीक बात नहीं हो रही। हुँ, हुँ। तो फिर अप्रोच बनाया जाए ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। मतलब हर साल ज़ीरो से शुरुआत करो। यानी कि पिछले साल 50,000 करोड़ दिए थे एजुकेशन डिपार्टमेंट को। तो उसका जो सेक्रेटरी यानी आईएएस ऑफिसर होगा, उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री तलब करेगी कि बताओ इस साल कितना पैसा चाहिए, और ज़ीरो से तुम बात शुरू करो। और सामने उसको काउंटर भी किया जाए कि अगर पिछले साल इतना पैसा दिया था, फिर भी 60% ऑफ द क्लास 5 किड्स
सेकंड क्लास की भी बुक नहीं पढ़ सकते, तो तुम्हारा पैसा कैसे यूज़ हो रहा है? या अगर बच्चे अब इतने कम हो गए तो तुम ज़्यादा पैसा क्यों माँग रहे हो? हर चीज़ उसको ज़ीरो के पॉइंट से जस्टिफाई करनी होगी और नया पैसा माँगना होगा। और अगर उस हिसाब से ज़रूरत लगी तो इस स्कीम को बंद भी कर देंगे, मॉडिफाई भी कर देंगे। तो जब इस अप्रोच से बजट बनाया जाए, उसको कहते हैं ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। यूपीएससी की भी आप तैयारी करें और मान लीजिए आप इस अटेम्प्ट में फेल हो जाते हैं, तो अगले अटेम्प्ट में क्या करना चाहिए? यही अप्रोच रखना चाहिए, ज़ीरो से शुरुआत करो कि मैंने क्या पढ़ा था, उसमें क्या कमी रह गई, कौन-सी नई किताब देखनी है वगैरह। ऐसा नहीं समझना है मेरे इस साल 60 हो रहे थे और कट ऑफ था 90, तो बस अब मुझे 30 का ही पढ़ना है। नहीं भाई, अगले साल आपको 0 से लेके वो सारे सवाल सॉल्व करके 90 तक जाने हैं ना। यू हैव टू हैव दिस मेंटालिटी। ज़्यादातर लोग ये नहीं करते, वो हवा में ही रहते हैं। वो खुद को ये नहीं बोलते कि मैं फेल हुआ हूँ, वो कहते हैं मैं रिपीटर हूँ। ये जो रिपीटर शब्द है, ये पहले यूपीएससी कोचिंग के धंधे में नहीं था। ये सब जो भी आईआईटी वगैरह कोचिंग में होगा कि उसमें दोबारा वो परीक्षा दे, यहाँ पर तो फेल हुआ तो फेल है भाई। और ये जो भी वो उसको वोकिज़्म बोलो या एमबीए टाइप का ये सब पूरा स्टार्टअप कल्चर है कि नहीं दोबारा बेचना है, तो इसको रिपीटर बोलो, बुरा नहीं लग जाए। बट एज़ अ रिजल्ट इट इज़ हार्मिंग दैट कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। सख्त करना पड़ेगा दिल को, तभी आप कि हाँ, मुझसे गलती हुई है, मुझे इतना ज़्यादा पढ़ना है एंड आई विल प्रिपेयर अगेन, अदरवाइज़ समझो वही चोंचलेबाज़ी में आप रह जाओगे। सो यस, बी फियर्स एंड बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ आल्सो। देखिए ट्रेडिशनल बजटिंग, उसमें क्या योजनाएँ अनंत काल तक चले, कि इंदिरा आवास योजना बस चलाते रहो चल। ज़ीरो बेस्ड बजटिंग क्या है? कि हर साल रिव्यू लिया जाए, कि इंदिरा आवास योजना में पिछले साल 50,000 रुपए या करोड़ दिए थे। अब इस बार कितने गाँव वाले बेघर हैं कि उसके वास्ते तुम पैसा माँग रहे हो, ज़ीरो से जस्टिफाई करो। और तीसरा टाइप का बजटिंग होगा सनसेट बजटिंग। सनसेट बजटिंग उसमें ऐसा कि हर एक योजना की एक्सपायरी डेट हो। कि ये जो योजना है कि जैसे कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, कि एप्पल कंपनी आईफ़ोन भारत में मैन्युफैक्चर करे, तो उनको सब्सिडी देंगे। उसमें कुछ ऐसा था कि वो 2025 में खत्म हो जाएगी, तो अभी खत्म हुई है। तो जो अपोज़िशन पार्टी है वो हंगामा ऐसा करे, देखो तुम्हारी स्कीम बेकार थी। सरकार का कहना भाई अपन पहले से हमने तय ही किया था कि वो बंद ही होनी थी। एनीवे सो दैट इज़ सनसेट बजटिंग। ये ऐसी स्कीम जिसकी एक्सपायरी डेट हो। ये सब्सिडी 2018 से लेके 2 साल के लिए हम देंगे। अब इसमें हम और डिटेल में नहीं जा रहे, ये सब एक-एक लाइन में मैंने बताया। मैं और भी डिटेल में पढ़ा सकता हूँ, पर वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल की बात है। ऑप्शनल के मेंस में पूछा जाता है, अपने को बेसिक आइडिया होना चाहिए फॉर एमसीक्यू एंड जीएस मेंस। हमने देखा लाइन आइटम बजटिंग, ज़ीरो बेस बजटिंग, सनसेट बजटिंग वगैरह। इसके बाद और भी है जेंडर बजट एंड अदर टॉपिक्स। और लेट अस टेक अ ब्रेक। तब तक सरकार को अपना घाटा यानी डेफिसिट कम करने तो क्या करना चाहिए? आप 5 मिनट सोचिए।
3 more minutes. Thirty more seconds. हाँ, तो मित्रों आपको क्या लगता है डेफिसिट कम करने के लिए क्या करना चाहिए? वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 स्टार्ट। अनु, रेवती, प्रशांत, एलिना, मनीष, ज्योति, हिमांशु, पायल, चिराग, रोहन सिंह, प्रदीप, डॉक्टर मोहित, अमीन, निखिल, नितेश, अपूर्व, डॉक्टर हर्षचंद्र, अविशा, प्रभात, अनिकेत, आतिश, बानू, मधुकर, मेघा, प्रीति, ऐश्वर्या, रौनक, नंदिनी, धनराज, विजय, आस्था, सेल्वी, अल्फ्रेड, सुमित, रुपेंद्र, शिवा, सौम्या, अमन, ईशा, अरविंद, अमर, आशुतोष, बिपिन, शिवा, मनीष, मुक्ता एंड अदर्स करेक्ट आंसर्स। इतने सारे लोगों का नाम लेने की क्या जरूरत है? वो मैं इसलिए लेता हूँ ताकि समझो आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, घर में आप अकेले बैठे, तो हमेशा आदमी को ये लगे मैं ही आ जाऊं, मैं जितनी तैयारी करता हूँ वो काफी है। पर दुनिया में और भी लोग हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं और वो आपसे आगे हैं, ये दिखाने के लिए। हालांकि समझो अनअकैडमी सिस्टम कैसा है, जो फास्ट टिक करे उसका नाम आगे आता है। आप स्लो भी टिक करो तो रियल एग्जाम में करेक्ट आंसर के 2 मार्क है, जल्दी किया, तेज किया या स्लो किया उसका नहीं है। बट स्टिल तो उसका बुरा नहीं मानना कि मेरा नाम क्यों नहीं लिया, पर मैं नाम इसलिए लेता हूँ ताकि आपको अंदाज रहे कि दुनिया में और भी लोग हैं। अदरवाइज वी बिकम कम्प्लेसेंट कि हम अकेले ही हैं। अभी प्रश्न ये था कि घाटा कम करना है, तो स्वाभाविक है नई स्कीम्स जो लॉन्च करेगा तो और लॉस बढ़ जाएगा ना, तो इसको नहीं करना चाहिए। सेकंड इज रॉन्ग, तो बी चला गया, डी चला गया।
अब जो बचा है ए और सी दोनों जगह फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट कि रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हाँ बराबर है उससे अपना डेफिसिट कम होगा। व्हाट अबाउट थर्ड स्टेटमेंट रैशनलाइजिंग सब्सिडी वो भी करेक्ट है। फॉर एग्जांपल रैशनलाइजिंग मतलब न्यायोचित करना कि मैंने आपको बताया एलपीजी सिलेंडर खरीदने पर पहले सबको सब्सिडी मिलती थी। फिर सरकार ने नियम किया कि यदि आपकी टैक्सेबल इनकम 10 लाख है उससे ज्यादा है तो आपको भी नहीं मिलेगी सब्सिडी और आपके पति या पत्नी उसको भी नहीं मिलेगी। तो ये क्या किया रैशनलाइज किया तो इसे भी डेफिसिट सरकार की कम होगी क्योंकि सब्सिडी का बर्डन कम हो जाएगा। तो थर्ड इज आल्सो करेक्ट सो द आंसर इज 1 and 3 only। समझो करेक्ट वर्ड तो ये होगा ना कि रिड्यूसिंग द सब्सिडी। पर वो ऐसा ही है कि प्राइवेटाइजेशन को प्राइवेटाइजेशन कहेंगे तो विपक्ष हंगामा कर देगा। तो इसको कहें स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। उसी तरह रिड्यूसिंग सब्सिडी बोलेंगे तो यहाँ इतने गरीब लोग हैं तुम सब्सिडी नहीं दे रहे। वी आर रैशनलाइजिंग द सब्सिडीज। दिस इज नॉट टॉयलेट दिस इज वॉशरूम। ऐसी बात है। खैर आगे बढ़ते हैं वी आर लर्निंग अबाउट टाइप्स ऑफ बजट्स। उसमें हमने जो भी लाइन आइटम जीरो बेस बजटिंग सनसेट वगैरह देख लिया। जेंडर बजट समझते हैं। देखिए जेंडर बजट मतलब सेपरेट बजट है नहीं लेकिन बजट के साथ एक और पीडीएफ एक्सेल फाइल सरकार अपलोड करती है कि हम महिलाओं पर कितना खर्च कर रहे हैं। ऐसा 2005 से शुरू किया इसको हम कहते हैं जेंडर बजटिंग। अब जो जेंडर बजटिंग है उसमें सब ऐसा इतना इतना करोड़ दिया है ऐसा वो डॉक्यूमेंट होगा। अब इसमें गवर्नमेंट ने कुछ सुधार किए। 2023 तक ऐसा था कि जेंडर बजट की एक्सेल शीट या पीडीएफ फाइल अपलोड करेंगे उसमें वो दिखाएंगे कि पार्ट ए में ऐसी योजना है जिसमें सारे का सारा पैसा वीमेन को जा रहा है। मान लो कोई गर्ल्स साइंस स्कॉलरशिप स्कीम हो तो सिर्फ लड़कियों को वो स्कॉलरशिप जाएगी। तो वो सब जेंडर बजट पार्ट ए में वो लोग डेटा डालेंगे। फिर जेंडर बजट पार्ट बी उसमें ऐसी स्कीम जिसमें 30% से लेके 99% रकम महिलाओं के लिए जा रही है। मान लो कोई बिजनेस लोन की स्कीम हो या लोन पे सब्सिडी की कोई योजना हो और सरकार के ऐसा इसके अंदर आधी जो भी बोरोवर है वो तो महिलाएं हैं इसलिए ये सब यहाँ हिस्सा है। ऐसा सब लिखेंगे और कुल मिला के जो भी 2 लाख करोड़ रुपए जा रहे हैं जेंडर बजट में ऐसा वो दिखाएंगे। सो पार्ट ए एंड पार्ट बी। फिर 2024 के बजट से सरकार ने कहा अब से 3 पार्ट करते हैं। पार्ट ए जहाँ पर ऐसी स्कीम जो 100% पैसा महिलाओं को जा रहा है। पार्ट बी ऐसी स्कीम जिसमें 33 टू 99% पैसा वीमेन को जा रहा है। और पार्ट सी जिसमें 30% से कम पैसा महिलाओं को जा रहा है। मतलब पहले तो ऐसी कोई चीज थी नहीं पर अब ये नया लेके आए। तो वो ऐसा करते हैं फिर आप कहेंगे भाई पार्ट सी में तो कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि लेस देन 30 में तो जीरो भी हो सकता है ना। तो कोई भी योजना का नाम लिख दो इधर सब कुछ ही जेंडर बजट है फिर तो इनको जो भी थोड़ी शर्म लगी होगी तो इन्होंने सिर्फ एक ही स्कीम इधर लिखी है पार्ट सी में कि लेस देन 30% मनी गोइंग टू वीमेन। ऐसी सिर्फ एक ही स्कीम इन्होंने लिखी है दैट इज पीएम किसान सम्मान निधि जिसमें किसानों को 6,000 रुपए दिए जाते हैं। तो उसमें 30% वीमेन होंगी इस कारण से हम बोलते हैं कि ये इधर है जेंडर बजट का हिस्सा है। और ये सब करके फिर जवाब निकाला 3 लाख करोड़ रुपीज जेंडर बजट में दिए। आपके चलो ठीक है। इसके अंदर द हिंदू ने इसको बहुत क्रिटिसाइज किया। कारण पार्ट ए में क्या लिखना है ऐसी स्कीम जिसका 100% पैसा वीमेन को जा रहा है। तो अगर हम कहें गर्ल हॉस्टल गर्ल स्कॉलरशिप तो सेंस बनती है। सरकार ने इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल उसको भी डाल दिया कि इसका 100% पैसा महिला को जा रहा है। जबकि ऐसा भी तो होगा वो महिला को थोड़ी महिला पुरुष हस्बैंड वाइफ दोनों के नाम पे वो मकान रजिस्टर होगा। कुछ ऐसे भी होंगे कि उसके घर में कोई महिला नहीं तो आदमी इतना गरीब है कि उसको भी कोटे में मिला हो। लेकिन इन्होंने सारा इसमें डाल दिया। तो दिस इज प्रॉब्लम ऑफ ओवर रिपोर्टिंग ऐसा द हिंदू ने क्रिटिसाइज किया। मतलब कुल मिला के मारपीट के उनको दिखाना था कि हम ज्यादा पैसा दे रहे हैं तो वो ऐसा दिखा है। सो दैट इज जेंडर बजट। आगे बढ़ा चढ़ा के बेसिकली दिखा है कि हमें एग्जाम पास करनी है तो हम रट लेंगे 3 पार्ट्स हैं। लेटेस्ट बजट में क्या डेटा है आपके हैंडआउट में दिया है देख लेना।
तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि महिलाओं को कितना पैसा दिया अलग से दिखाओ, पण सरकार दिखाती है। उसी तरह बच्चों को कितना पैसा दिया, शेड्यूल कास्ट को कितना पैसा गया, ट्राइबल में कितना पैसा गया, नॉर्थ ईस्ट में कितना पैसा गया, ऐसे अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स भी बजट के साथ पेश किए जाते हैं, व्हिच आर नॉट मैंडेटरी इन कॉन्स्टिट्यूशन, पर ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी के लिए सरकार डालती है। तो जेंडर बजट इज़ डन। अब उसके बाद के मुद्दे हैं, एक तो अक्रूरल अकाउंटिंग वो मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि वो बहुत आउटडेटेड सी चीज़ है कि रेलवे का जो अकाउंट बनाया जाता है, तो इस महीने पैसा है तो इस महीने में लिखना है कि अगले महीने है तब लिखना है, पर वो अब अपने लिए काम का नहीं इतनी सब चीज़ें, क्योंकि बहुत सालों से वो टॉपिक चला गया है। लाप्सेबल फंड्स क्या है? देखिए पार्लियामेंट ने अप्रोप्रिएशन बिल पास किया, तो मान लो 100 करोड़ गए फाइनेंस मिनिस्ट्री को। फाइनेंस मिनिस्ट्री फिर अलग-अलग मिनिस्ट्री को बाँटेगी नीचे, कि इसमें से 50 करोड़ एजुकेशन मिनिस्ट्री को दिए। अब जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसको बोला जाएगा कि देखो तुम 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक में ये पैसा खर्च कर देना। अगर तुमने नहीं किया तो लगेगा रूल ऑफ लैप्स। रूल ऑफ लैप्स के तहत तुम्हारा ये 50 करोड़ में मान लो 30 करोड़ तुमने खर्चा नहीं किया, तो वापस फाइनेंस मिनिस्ट्री को चला जाएगा और वापस वो मतलब कंसोलिडेटेड फंड में माना जाएगा, तो पार्लियामेंट से नेक्स्ट ईयर फिर से परमिशन लेनी होगी। और नेक्स्ट ईयर परमिशन लेके उसमें तकलीफ क्या होगी कि वापस से डिबेट होगी। डिबेट में पार्लियामेंट में ऑपोजिशन ये सवाल पूछेगा कि पिछले साल 50 करोड़ दिए थे, तुम तो सिर्फ 20 ही खर्च कर पाए, 30 तो वापस किए थे, तो इस साल क्यों 50 माँग रहे हो? मीडिया सवाल पूछेगा। तो आईएएस ऑफिसर पर हमेशा प्रेशर बना रहता है कि मुझे जो पैसा मिला है वो खर्च कर देना है, 31 मार्च से पहले खर्च कर देना है, वरना ये वापस जाएगा फाइनेंस मिनिस्ट्री में तो फिर सब तकलीफ हो जाएगी। तो रूल ऑफ लैप्स को अवॉइड करने के लिए वो क्या करेंगे, मार्च महीने जैसा है, खासकर मार्च की 31 तारीख, अंधाधुंध पैसा उड़ा दो। कुछ उसका हिसाब-किताब ज़रूरत हो नहीं हो, अच्छी जात की फाइलें खरीद लो, बच्चों के लिए कुछ और नया ये जूता या कुछ यूनिफ़ॉर्म का स्कीम कर दो, दे विल डू इट। इसको कहा जाता है मार्च रश। नाउ दिस इज़ नॉट अ हेल्दी एक्टिविटी, पूरा साल आप सोते रहो और फिर लास्ट टाइम पे करो, इससे एफिशिएंट यूटिलाइज़ेशन है नहीं। खैर तो फिर सरकार ने इस न्यूसेंस को जिसको हम कहते हैं मार्च रश, उसको रोकने के लिए कुछ रूल्स बनाए कि मान लो साल को 4 क्वार्टर में डिवाइड करेंगे और हर क्वार्टर में मान लो 25% पैसा खर्च करना ही पड़ेगा, लास्ट क्वार्टर में इतना नहीं कर सकते वगैरह। वो क्या रूल्स हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल का मुद्दा है, हम उसमें दिमाग नहीं खर्च करेंगे, हमें बस कीवर्ड याद रखने हैं तो रखिए। नॉर्मली सारे फंड्स लाप्सेबल होते हैं, 31 मार्च को लाप्स हो जाते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री को वापस जाते हैं, अगले साल पार्लियामेंट को माँगना पड़ता है फिर से। तो इसलिए मार्च महीने में रश होता है, अंधाधुंध पैसा उड़ाया जाता है। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम नॉन लाप्सेबल फंड्स। नॉन लाप्सेबल फंड ऐसा होता है कि वो 31 मार्च को elapse नहीं होता। इस कारण से पार्लियामेंट की फिर से आपको परमिशन नहीं लेनी है। वो पैसा उधर ही पड़ा रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली में वो निर्भया गैंगरेप के बाद डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने एक फंड बनाया, निर्भया फंड। उसमें रखे 3000 करोड़ कि वीमेन सेफ्टी के सब प्रोजेक्ट करेंगे। जो भी सीसीटीवी कैमरा, बस के अंदर कुछ इमरजेंसी स्टॉप बटन वगैरह-वगैरह बहुत कुछ उसमें करेंगे। तो ये लाप्सेबल फंड नहीं है, ये नॉन लाप्सेबल है। तो इसका पैसा ऐसा नहीं 31 मार्च को वापस चला जाएगा, नेक्स्ट ईयर वापस पार्लियामेंट की परमिशन लेनी होगी, ये बस पड़ा रहेगा। तो पड़ा रहेगा तो स्वाभाविक है आईएएस ऑफिसर क्या करेंगे, सो जाएँगे। तो ऐसा है कि 3000 करोड़ में से 50% भी खर्च नहीं हुए 2018 तक में। दैट इज़ लाप्सेबल, नॉन लाप्सेबल। उसके बाद योजनाओं के 2 प्रकार। देखिए, यूपीए कांग्रेस राज में 100 से ज़्यादा योजनाएँ थी। तो फिर 2014 में जब मोदी सरकार आई, तो उन्होंने शिवराज सिंह चौहान कमेटी बनाई और मिलती-जुलती बहुत सारी योजनाओं को मर्ज कर दिया, कॉम्प्रेस कर दिया। तो हो सकता है 100 की जगह मान लो कि फिर 88 स्कीम बची हो या 20 स्कीम ही बची हो। तो खुशी की बात है। पर फिर ये हुआ कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे-जैसे स्टेट गवर्नमेंट के और लोकसभा की इलेक्शन आए, वापस ये योजना बढ़ाते रहे, तो वापस हम उसी जगह पर हैं जहाँ से शुरू किया था। खैर, अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ स्कीम हमें देखना है, टाइप्स ऑफ स्कीम्स क्या हैं। कुछ ऐसी योजनाएँ होती है जिसका सारा खर्चा यूनियन गवर्नमेंट उठाती है।
जैसे हम लोग पिलर 4 में देखेंगे यूरिया सब्सिडी जो किसानों को सस्ता यूरिया देने के लिए एक बनाई गई है। एप्पल कंपनी भारत में आईफ़ोन बनाए उसके वास्ते उसको पीएलआई सब्सिडी देंगे, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। सब सांसदों को पैसा दिया जाता है जो भी मान लो 5 करोड़ एमपी लैड स्कीम कि तुम अपने कंस्टिट्यूएंसी में विकास के काम करो। पीएम किसान स्कीम में किसानों को 6,000 रुपए देंगे। ये सब पिलर 4-5 में देखेंगे। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट मनी। तो इसलिए इसको हम कहते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ। अब उसके मुकाबले कुछ ऐसी स्कीम्स होगी कि जहाँ पर यूनियन मान लो 60 दे रहा है, स्टेट 40 दे रहा है। तो स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट मनी, ऐसी योजनाएँ। तो उनको हम कहते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएँ, यानी कि नॉट 100% फंडिंग गिवन बाय यूनियन। अब ऐसी ये जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, उसके 2 टाइप होते हैं। एक कोर ऑफ द कोर स्कीम्स, अति महत्वपूर्ण योजनाएँ। अति महत्वपूर्ण योजनाओं में ऐसा है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम सब टॉपिक कोर ऑफ द कोर स्कीम्स, उसमें 6 योजनाएँ हैं। मनरेगा, गाँव वालों को 100 दिन के लिए रोजगार मिलेगा। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, वो पिलर 1 डी याद करो, जिसमें ये बहुत जो गरीब है उसको सीधा ही पेंशन देंगे, उसको कोई पैसा कंट्रीब्यूट नहीं करना। अब हालाँकि ये ऐसी स्कीम है जिसमें सारा पैसा यूनियन ही देता है। स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करना कंपल्सरी नहीं, ऑप्शनल है। तो एक प्रकार से तो ये तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम हुई क्योंकि सारा पैसा यूनियन ही देगा। लेकिन फिर भी क्लासिफिकेशन में वो लोग उसको ऐसे दिखाते हैं कि क्योंकि स्टेट को ऑप्शन दिया गया, आपकी इच्छा है थोड़ा और पैसा डाल दो, योजना बड़ी हो जाए। जो भी दे हैव पुट इट हियर। फिर अम्ब्रेला स्कीम फॉर शेड्यूल्ड कास्ट डेवलपमेंट, अम्ब्रेला स्कीम फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब डेवलपमेंट, वल्नरेबल सेक्शन की अलग योजना, माइनॉरिटीज की अलग योजना। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पिलर 6 के अंदर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। अभी के लिए याद रखो कि 6 जो की ये योजना है, इसको बोलते हैं कोर ऑफ द कोर स्कीम्स। उसके बाद जो लास्ट में बची, वो सबको हम कहेंगे कोर स्कीम, महत्वपूर्ण योजनाएँ। जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, जल जीवन मिशन उसमें नल बिछाएँगे, आवास योजना, ग्राम सड़क योजना, स्वच्छ भारत मिशन, टॉयलेट बनाएँगे, ये सब दीज़ आर कोर स्कीम्स। तो उसमें भी ऐसा यूनियन कुछ पैसा दे, स्टेट कुछ पैसा दे, ऐसी बात है। तो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, उसमें कोर ऑफ द कोर एंड देन कोर स्कीम्स। पैसों के हिसाब से देखें तो यूनियन ने पैसा ज़्यादा दिया, 16 लाख करोड़ सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में। फिर ये जो प्रायोजित योजना है, जिसमें स्टेट भी कंट्रीब्यूट कर रहे थे, इस साइड 5 लाख करोड़ दिए और उसमें से फिर नीचे गया। इंटरेस्टिंगली पहले ये लोग क्या करते थे, कोर ऑफ द कोर स्कीम का पूरा डेटा देते थे कि योजना में इतना गया, इतना गया। इस बार सिर्फ मनरेगा का दिया, बाकी सबका आधा-अधूरा दिया या जो कंसोलिडेटेड फाइनल देना चाहिए वो नहीं दे रहे। शायद ऐसा होगा कि फ्यूचर में इसको रिस्ट्रक्चर करना होगा, इसलिए 2025 में बहुत बोला नहीं है। खैर, ये जो कोर ऑफ द कोर स्कीम्स मैंने आपको बताई कि जो भी मनरेगा, एससी-एसटी डेवलपमेंट, माइनॉरिटीज़, इसको कोर ऑफ द कोर स्कीम क्यों बोला गया? मतलब वो ऐसा सरकार का लॉजिक है कि मान लो गवर्नमेंट को स्पेंड करने 100 करोड़, तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, ये जो कोर ऑफ द कोर स्कीम्स हैं कि गाँव वालों के लिए मनरेगा है, एससी-एसटी, विमेन, माइनॉरिटीज़, तो वो सब सोच के सबसे पहले उनकी पॉपुलेशन या रिक्वायरमेंट के हिसाब से मान लो 80 करोड़ इधर ही डाल देंगे। फिर जो पैसा बचा, उसमें से अच्छा बाकी कौन-सी योजना चलानी है? अच्छा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चलानी है, उसका 10 करोड़ डालो। अच्छा वो स्वच्छ भारत मिशन की टॉयलेट बनानी है, उसका 5 करोड़ डालो। सो इफ एनी मनी लेफ्ट, तो फिर वो बाकी योजनाओं में जाएगा। तो मतलब कोर ऑफ द कोर स्कीम मीन्स दे आर गिवन फर्स्ट प्रायोरिटी इन फंडिंग फॉर द नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा। और नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा क्या है? ये सब वीकर सेक्शन का कल्याण। ऐसा गवर्नमेंट का इसमें जस्टिफिकेशन है। खैर बाकी कोर स्कीम तो मैंने आपको बताई, मतलब वो ये वाली स्लाइड है कि जन आरोग्य, स्वच्छ भारत मिशन, आवास योजना वगैरह, वो कुछ हमने देख लिए, कुछ पिलर 5 और 6 में हम देखेंगे। इसमें ऐसा होता है कुछ में यूनियन 60 देगा, 40 देगा, 90-10 वगैरह चलता है। ये सब चल रहा था। फिर सरकार ने कहा देखो अब से हम स्कीम के लिए एक नया फ्रेमवर्क बनाते हैं। इनपुट बेस्ड फाइनेंसिंग की जगह कुछ नया लेके आते हैं। देखिए इनपुट बेस्ड फाइनेंसिंग कैसा था कि कोई एक योजना हो, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना,
तो स्किल डेवलपमेंट करेंगे। अब उसमें क्या है कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाएँगे, उसका इतना पैसा देंगे, स्टडी मटेरियल बनाएँगे इतना पैसा, जो उसके इंस्ट्रक्टर फैकल्टी को इतना सैलरी देंगे और कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर एसी वगैरह लगाना उसका इतना, तो इतना सारा पैसा देंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड इनपुट फाइनेंसिंग कि सरकार सिर्फ ये फ़ोकस करे अच्छा ये इसको पैसा दो, उसको पैसा दो, ये करना है, वो करना है, सबको पैसा दो। इनपुट पे वो फ़ोकस करेंगे, आउटपुट पे नहीं, कि कितने लोगों को ट्रेनिंग मिला, उसमें से कितने लोगों को जॉब मिला, ये सब नहीं देखेंगे। लेकिन 2023 बजट में कहा नहीं, उसकी जगह अब से हम करते हैं रिज़ल्ट बेस्ड फाइनेंसिंग। रिज़ल्ट बेस्ड फाइनेंसिंग में ऐसा कि हर एक चीज़ का परफॉर्मेंस इंडिकेटर ऐड करें। कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर तो अच्छा टारगेट की 500 बनाने, ट्रेनिंग मटेरियल तो वो 10 1 लाख बच्चों को मिलना चाहिए। इंस्ट्रक्टर को सैलरी अच्छा अपन उसको इतना इंस्ट्रक्टर होने चाहिए, उसने इतने घंटे पढ़ाना चाहिए, वगैरह-वगैरह। एंड वो हम ये भी देखेंगे अच्छा कितने लोगों को जॉब्स मिला कि नहीं। अगर ये रिज़ल्ट अचीव नहीं होंगे, तो फिर डिपार्टमेंट का या नीचे जो कॉन्ट्रैक्टर है या ये सब स्किल डेवलपमेंट की थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग में दिया है ऐसी एजेंसी है उसका हम पैसा काटेंगे। तो दैट इज़ रिज़ल्ट बेस्ड फाइनेंसिंग। ऐसा 2023 बजट में बोला हम करेंगे। असल में कर रहे हैं कि नहीं उसका बाद में कुछ ख़ास आया नहीं। और एक लाइन में हमको बस याद रखना है, बाकी ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल वगैरह में और सोचना है। सबसे ज़्यादा कौन-सी मिनिस्ट्री को पैसा गया लगाओ लॉजिक। आपके गरीबों के लिए गया होगा और मिनिस्ट्री ऑफ पॉवर्टी तो है नहीं। गरीब रूरल एरिया में भी है, अर्बन एरिया में भी है, तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री अलग है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन जो भी उसका अफेयर्स वगैरह अलग है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड जो भी अर्बन अफेयर्स वगैरह। तो गरीब का मिनिस्ट्री है नहीं, वरना गरीब मिनिस्ट्री को सबसे ज़्यादा क्या होगा? तो फिर अब लॉजिक लगाओ कौन से को ज़्यादा जाएगा? डिफेंस मिनिस्ट्री क्योंकि अपने पड़ोसी अपने को बहुत प्यार करते हैं। याद रखना है हाईएस्ट एलोकेशन किसको गया? डिफेंस को। क्योंकि गरीब 2 साइड बढ़ गए, थोड़े सिटी में रह गए, थोड़े गाँव में, वरना साथ में होते तो ऊपर रहते। तो गाँव वाले अब वो क्या होगा, वो सेकंड रैंक उसका आएगा रूरल डेवलपमेंट। तीसरा पुलिस वगैरह-वगैरह वो सब दिया है। सब याद नहीं रखना है हमें मैक्स तो ये याद रखना है डिफेंस में सबसे ज़्यादा पैसा गया। आईएएस में तो इतना ईज़ी नहीं पूछते, पर स्टेट सर्विस एग्ज़ाम में कुछ बार पूछते हैं। ये जो बजट को हमने जो पढ़ा कि रेवेन्यू पार्ट, कैपिटल पार्ट इतना-इतना, इसको प्रेज़ेंट करने का एक और तरीका है कि पैसा कहाँ से आता है, पैसा कहाँ जाता है। अगर ₹1 होता तो इसका इतना परसेंटेज सब्सिडी में जाएगा, इतना परसेंट टैक्स से आएगा। ऐसे भी हम पढ़ सकते हैं पर उससे एमसीक्यू सॉल्व नहीं होते। एमसीक्यू जिस तरह से सॉल्व होते हैं उसी हिसाब से मैंने आपको प्रेज़ेंट करके पूरी चीज़ पढ़ाई है। हालाँकि ये जो डेटा ऐसा है, ₹1 है तो कहाँ आता है जाता है, वो स्टेट सर्विस का मुद्दा है। आप फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे सर्च करना वो बजट डॉक्यूमेंट और उसमें एक डॉक्यूमेंट होता है बजट एट ए ग्लांस। बजट एट अ ग्लांस ऐसा आप सर्च करके डॉक्यूमेंट निकालोगे उसमें ये सब मिल जाएगा। अपने लिए काम करनी स्टेट सर्विस में कुछ बार वो उधर से जनरल नॉलेज निकालते हैं। बजट को ऐसे भी प्रेज़ेंट कर सकते हैं कि ये सारा पैसा इधर-इधर से इतना आता है, इधर-इधर इतना जाता है। तो भाई हमने वही पढ़ा है, जो मेरा चार्ट है आपके हैंडआउट में दिया उसमें यही सारे नंबर्स हैं। इस तरह से मैंने इसलिए नहीं दिए, ये असल में अगेन बजट एट अ ग्लांस डॉक्यूमेंट्स है। पर आप सोचो, ये यहाँ नहीं इतना दिख रहा, हैंडआउट में भी मैं रखूँ, तो भी इतना छोटा फ़ॉन्ट तो कैसे दिखेगा? इसको इतना-इतना ज़ूम इन करना पड़े। इसलिए मैं दूसरे तरीके से उसे प्रेज़ेंट करता हूँ। बस तो खेल खत्म, बजट इज़ डन। अब आगे का कार्यक्रम देखिए, थर्ड पिलर हम लोग गुरुवार से शुरू करेंगे। थर्ड पिलर इज़ आल्सो अमंग द इम्पोर्टेंट हाई रिवार्डिंग पिलर्स मतलब पिलर 1 में आप देखो जैसे बिटकॉइन है या 1A2 था मॉनेटरी पॉलिसी, कि कुछ भी पूछिए हम 70 टू 80% तो कॉन्फिडेंस है कि हम कर लेंगे वो। उसी तरह ये जो इंटरनेशनल ट्रेड में भी जो करेंसी एक्सचेंज की थियरी और उसके आस-पास सवाल आते हैं, वो कुछ भी पूछे 80% तो हमारा हो जाए ऐसी चांस रहती है। तो लाइव क्लासेस आप उसकी अटेंड करें, लाइव अटेंड करेंगे ज़्यादा मज़ा आएगा। तो खैर वो 1 डेढ़ हफ्ते चलेगा। वो जैसे ही चला फिर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जीडीपी वाले पे दिमाग खर्च करना पड़े। इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मोस्टली योजनाएँ ही हैं। 1-2 ही उसमें थियरी या कांसेप्ट आएँगे जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेट कैसे होता है। तो टाइम से ये कोर्स तो चल रहा है। फिर आगे का कार्यक्रम ये होगा, आज तो क्लास थी। मंगलवार को 2 टेस्ट होंगी और बुधवार को 1 टेस्ट होगी, आप समझो। मंगलवार को टेस्ट होगी पिलर 2 बी एंड सी मतलब
करने को तो मैं एक ही कर देता कि 50 क्वेश्चन हो जाए, पर फिर आपको पसीने छूट जाए। तो स्ट्रक्चरली उसको मैंने 2 हिस्सों में बाँट दिया। 9 बजे मंगलवार को होगी पिलर 2 बी की टेस्ट फाइनेंस कमीशन। उसके जो भी 20-25 क्वेश्चन होंगे वो एक तरफ। फिर 10 बजे मंगलवार को वापस दूसरी टेस्ट है, मतलब कल 2 टेस्ट है। वो पिलर 2 सी ब्लैक मनी सब्सिडी वाला जो उसी हैंडआउट का आगे का हिस्सा है। सो 2 टेस्ट आर डन। उसके बाद बुधवार को तीसरी टेस्ट होगी, वो रात 9 बजे पिलर 2 डी, ये जो एफआरबीएम और फिजिकल डेफिसिट वाला पूरा हमने डिसइन्वेस्टमेंट से लेके अब तक आज तक जो पढ़ा, तो एक-एक करके आप इनको निपटाएँ। फिर गुरुवार से वापस मिलेंगे और बुधवार रात 10 बजे मतलब बुधवार रात को मैं ये जो भी आपके गूगल डाउट आए उसकी पीडीएफ फाइल अपलोड करता हूँ। गुरुवार से हम वापस मिलेंगे तो शाम 7 बजे तक मैं नया हैंडआउट अपलोड करता हूँ और उसमें हम पढ़ेंगे पिलर 3 दैट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट, एफडीआई, करेंसी एक्सचेंज वगैरह। प्लीज़ ट्राई टू अटेंड दोज़ लेक्चर्स लाइव, क्योंकि वो सब उसमें से सवाल ठीक हो जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। बस तो इधर कार्यक्रम खत्म करते हैं। मिलेंगे गुरुवार को। देखिए कल भी मेरा क्लास तो होगा, पर वो क्या पुराने स्टूडेंट्स के लिए विन 25 सीरीज़ है। आपको उसमें बैठने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पास नया आईफ़ोन है, उनके पास पुराना आईफ़ोन है, तो उसको मैं फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट देता हूँ। So please give test. Don't come for the free class that is tomorrow. गुरुवार को सीधा आना है, टेस्ट क्रैक इट।